सभी विद्वजनों को नमस्कार। मैं नंदिनी आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज का इस राष्ट्रीय वेबिनार केरल की सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंजेरी और श्री शंकरा विद्यापीठ कॉलेज पेरुम्बावूर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित है। बड़े हर्ष के साथ मैं आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ कि सेंट पीटर्स महाविद्यालय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम की एक अंगीभूत इकाई है। 1964 में स्थापित यह महाविद्यालय आज एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है। 1999 से यहाँ हिंदी विभाग भी स्थापित है। यहाँ के 3 अलग-अलग विभागों में शोध कार्य चल रहे हैं। कॉलेज के आदर्श वाक्य द वाइज शैल इनहेरिट ग्लोरी अर्थात बुद्धिमान महिमा को विरासत में पाएंगे। अपने इसी आदर्श वाक्य को चरितार्थ करते हुए महाविद्यालय निरंतर प्रगति के पद पर अग्रसर है। साथ ही साथ यह भी सूचित करना चाहती हूँ कि श्री शंकरा विद्यापीठ कॉलेज पेरुम्बावूर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के अंगीभूत इकाई है। 1965 में स्थापित इस महाविद्यालय में 8 स्नातक और 5 स्नातकोत्तर कोर्सेस है। हिंदी में स्नातक स्तर की पढ़ाई होती है। कॉलेज के आदर्श वाक्य तमसो मा ज्योतिर्गमय। दोनों ही महाविद्यालय हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास रखते हैं। आज के राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन इन दोनों कॉलेजों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित है। आज का विषय है कविता पर बातचीत। मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता के विशेष संदर्भ में हमारे साथ इस कविता पर बातचीत करने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी सर उपस्थित हुए हैं। सर, आपको इस वेबिनार में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप अपना ऑडियो वीडियो बंद रखिए और यह भी ध्यान रखें कि बीच में शेयर स्क्रीन ऑप्शन को भी ना दबाइए ताकि आप सब इस कार्यक्रम को सुविधापूर्वक देख और सुन पाए। साथ ही मुख्य भाषण के बाद चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी आपको दर्ज करना है ताकि वेबिनार संपन्न होने के बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया जा सके। अब मैं कार्यक्रम के प्रारंभ की ओर जाना चाहती हूँ। सबसे पहले प्रार्थना गीत से शुरू करेंगे। वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। धन्यवाद नंदिनी जी। अब हम कार्यक्रम की ओर चलते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष सेंट पीटर्स महाविद्यालय कोलंजेरी के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर, श्री शंकरा विद्यापीठम कॉलेज पेरुम्बावूर की प्राचार्य डॉक्टर शीना कैमल जी, मुख्य अतिथि प्रिय गुरुवर, कवि, आलोचक एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी सर, दूसरे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से आए हुए प्राध्यापक बंधुओं, शोध छात्रों, प्रिय छात्र छात्राओं, सबको दोनों महाविद्यालयों की तरफ से इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। 21 सितंबर 1973 को मध्य प्रदेश के गांव जमुनाई जिला सतना में जन्म। बीएससी के पश्चात हिंदी में एमए, एमफिल और पीएचडी। इन दिनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के हिंदी विभाग में प्रोफेसर। कम उम्र से ही कविता पहली कविता 1986 में प्रकाशित। 1994 से निरंतर
कविताओं का प्रकाशन। पहला कविता एक रंग अहरा 2010 में प्रकाशित एवं लक्ष्मण प्रसाद मंडरोई स्मृति सम्मान से सम्मानित। कविता के साथ ही आलोचना के क्षेत्र में कार्य। पुस्तक समकालीन हिंदी रंगमंच और रंग भाषा प्रकाशित। भक्ति आंदोलन और तुलसीदास विषय पर एक पुस्तक और हिंदी नाटकों पर लोक रंग परंपराओं का प्रभाव विषय शोध पर कार्य प्रायः पूर्ण। इन दिनों रजा फेलोशिप के तहत हबीब तनवीर की जीवनी लिखने के साथ ही समकालीन कविता पर लगातार लेखन। आलोचना के लिए 2016 के स्पंदन सम्मान से सम्मानित। प्रोफेसर नामवर सिंह की 14 पुस्तकों जमाने से दो हाथ, प्रेमचंद और भारतीय समाज, हिंदी का गद्य पर्व, कविता की जमीन और जमीन की कविता, आलोचना और विचारधारा, साहित्य की पहचान, सम्मुख, साथ साथ, आलोचना और संवाद, पूर्व रंग, तुम्हारा नामवर, संग सत्संग, जीवन क्या जिया और किताब नामा का संपादन। नामवर के साथ आज रामचंद्र शुक्ल रचनावली के 8 खंडों का संपादन। इनके साथ ही चंद्रकांत देवताले के साक्षात्कार संग्रह मेरे साक्षात्कार, काशीनाथ सिंह के 2 कथा चयनों खरोंज व पायल पुरोहित तथा अन्य कहानियां, स्वयं प्रकाश के कथा चयन प्रतिनिधि कहानियां एवं आषाढ़ का एक दिन पुनर्मूल्यांकन का संपादन। आशीष सर, आपको आप कई बार हमारे कॉलेज पे आ गए हैं। आपको इस बार हमारे दोनों कॉलेजों की तरफ से स्वागत करती हूँ। अब आप हमारे आपका हार्दिक स्वागत। आप हमारे प्रतिभागियों से बोलिए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंधु टीआई जी। सबसे पहले मैं इस सभा में मौजूद माननीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर शाजू वर्गीस जी को प्रणाम करता हूं और उसके साथ ही हिंदी विभाग सेंट पीटर्स महाविद्यालय कोलंचेरी और हिंदी विभाग श्री शंकरा विद्यापीठम महाविद्यालय पेरुम्बावूर एर्नाकुलम के सभी साथियों को, विशेष रूप से डॉक्टर पूर्णिमा आर जी और डॉक्टर मीना के और इस सभा में जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन सबको प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्यों को और हिंदी विभाग के अध्यक्षों को और सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूं कि आज इस अवसर पर मुझे पुनः एक बार आप सबसे जुड़ने का और बातें करने का मौका मिला। जैसा कि सिंधु जी ने कहा कि मैं कोलंचेरी के इस महाविद्यालय में 2-3 दफा भौतिक रूप से गया हूं और ऑनलाइन तो कितनी ही बार मैं जा चुका हूं मुझे मालूम नहीं। और ये बात मुझे बहुत खुशी देती है क्योंकि मैं केरल से एक आत्मिक लगाव अनुभव करता हूं बहुत पुराने समय से, और अक्सर ये बात कहता आया हूं कि केरल मेरे दूसरे घर की तरह है। और मैं अपनी मातृभूमि के प्रति कोई अवमानना तो नहीं करता, लेकिन ये जरूर सोचता हूं, मैं एक पूरी तरह नास्तिक, पुनर्जन्म और भाग्य में यकीन न रखने वाला एक व्यक्ति हूं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये सोचता हूं, मेरे पास कोई भाषा नहीं है कि मान लीजिए कि जो सब ये पुनर्जन्म की धारणाएं लोग कहते हैं कि ये हैं, मान लीजिए कि वो सच हो, तो मुझे दूसरा जन्म केरल में ही प्राप्त हो, ऐसा मैं हमेशा कहता आया। इससे मेरी पुनर्जन्म में आस्था दृढ़ नहीं होती, पर केरल के प्रति मेरा जो प्रेम है वो मैं जरूर इस माध्यम से इस तरीके से व्यक्त करता हूं। सिंधु जी ने आज एक बहुत कठिन काम मुझे सौंपा है और वो ये है कि मैं मुक्तिबोध की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता के बारे में आपके सवालों के जवाब दूं। सिंधु जी ने पहले से ही सवाल आमंत्रित कर रखे हैं, तो मैं समझता हूं कि मैं सवालों से ही हम लोग शुरू करें और सवालों पर ही
बातचीत करें। जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूं कि कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं। मैं उन सब का पुनः अभिवादन करता हूं और सुंदू जी से आग्रह करता हूं कि वे सवालों की तरफ हम सबको ले चलें। अंधेरे में कविता के व्यक्तित्वांतरण की प्रक्रिया का स्वरूप क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शोध छात्र KM रोशनी का सवाल है। और अंधेरे में कविता अवचेतन मन और सामाजिक विकृतियों का प्रतीक है, वो कैसे होता है? वो भी वहां से ही ज्योतिष कुमार महतो का सवाल है। मुक्तिबोध की ये कविता, ये सच है और मैं अनुभव करता हूं अनेक बार। इसको पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर हूं कि इस कविता को व्यक्तित्वांतरण के संदर्भ में पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जाना चाहिए। इस कविता के भीतर दो चरित्र हैं, एक मैं का चरित्र है और एक वह का चरित्र है। ये दो केंद्रीय चरित्र हैं। कविता की शुरुआत में पहले खंड में मैं जहां है, जिसके बारे में मुक्तिबोध कहते हैं कि वो जिंदगी के अंधेरे कमरों में कैद है, उन जिंदगी के उन अंधेरे कमरों से बाहर एक व्यक्ति है जिसका नाम है वह। उसका नाम नहीं रखा गया है, संज्ञा कोई नहीं है, सर्वनाम में उसे संबोधित किया गया है। मैं और वह बिल्कुल नजदीक हैं। यह भी कहा गया है कि यह जो वह है, ये कुछ कहने के लिए मैं के पास आता है और मैं भी एक रहस्यमय दूरी के बावजूद वह के प्रति एक खास तरह का आकर्षण और आत्मिक लगाव अनुभव करता है। इसलिए ये बात समझ में आती है कि मैं और वह के बीच में दूरी होने के बावजूद, और ये जो दूरी है ये असल में वर्गीय दूरी है, वर्गीय अंतराल है। मुक्तिबोध की कविता ये शिनाख्त करती है, ये बताती है कि मैं नाम का जो चरित्र है कविता के भीतर, जो कविता का वाचक है, वो मध्यवर्गीय व्यक्ति है। कविता में एक जगह कहा गया है कि वो अपने बारे में वो कहता है कि मैं सिविल लाइंस के कमरे में, अपने कमरे में कैद हूं। सिविल लाइंस एक ऐसी जगह है जो अंग्रेजी राज आने के दरमियान भारत में बना, यानी भारत की जो औपनिवेशिक आधुनिकता है, उस आधुनिकता द्वारा सृजित एक रहवास है, एक लोकेलिटी है सिविल लाइंस। दो तरह की रहवास औपनिवेशिक आधुनिकता के दौरान बने। एक तो सैनिकों का कैंटोनमेंट्स, जहां सैनिक रहते थे, उनके अधिकारी रहते थे, और दूसरा उनसे बाहर जो गैर सैनिक अधिकारी या कर्मचारी रहते थे, वहां उस जगह को सिविल लाइंस कहा गया। इन दोनों के अलावा जो बस्तियां हैं वे सामान्य बस्तियां हैं। यह जो मैं है ये सिविल लाइंस में है, यानी कि एक गैर सैनिक कर्मचारी या व्यक्ति है जो औपनिवेशिक संस्थाओं से, उसके प्रशासन तंत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ऐसा मानना चाहिए। तो मैं एक मध्यवर्गीय व्यक्ति है। कविता जब वह के बारे में बात करती है तो वो बताती है कि कविता की वह जो व्यक्ति है, ये कई जगह मुक्तिबोध कहते हैं कि वो जनता के बीच खो गया है, जनता के बीच चला गया है। इससे ये मालूम पड़ता है कि वह नाम का जो चरित्र है वो मूलतः एक ऐसा व्यक्ति है जो भले ही पहले कभी मध्यवर्गीय रहा हो या उच्च वर्गीय रहा हो या सर्वहारा वर्ग से उसका संबंध हो, लेकिन अभी वो जनता के बीच काम करने वाला एक कार्यकर्ता है, एक विचारक है, एक बुद्धिजीवी है। पर विचारक या बुद्धिजीवी है या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन वो एक जनता के बीच काम करने वाला एक कार्यकर्ता है। ये भी निशानदेही होती है कविता के अलग अलग हिस्सों से कि जो यह जो वह व्यक्ति है
ये जनता का एक बड़ा व्यापक संगठन बनाना चाहता है। और इस संगठन के लिए अनिवार्य है कि मैं जैसे लोग, ये जो कविता के भीतर मैं नाम का जो चरित्र है, जिसे अपनी वर्गीय कमजोरियों से मोह है, वो अपनी वर्गीय सीमाओं से बाहर निकले और जो व्यापक जन समाज है, जो व्यापक सर्वहारा समाज है, उनका जो संगठन है, उनके बीच में जाकर रहें, उनके साथ एकाकार हों। तो ये जो जन है, जो जनता है और जिसका एक प्रतिनिधि, एक संगठक है, वह मैं और वह के बीच में जो दूरी है, ये कविता मूलतः मैं के वह की तरफ जाने, वह की तरफ प्रयाण करने और वह में शामिल हो जाने, यानी जनता में शामिल हो जाने, सर्वहाराओं में शामिल हो जाने या जनता और सर्वहारा के उस संगठन में शामिल हो जाने की पूरी प्रक्रिया का एक वर्णन है। ये भी बताते हैं मुक्तिबोध कि ये इतना आसान नहीं है। ऐसा सोचते ही, ऐसा निर्णय लेते ही कि मैं जब ये निर्णय लेता है कि वो जनता के, सर्वहारा के उस संगठन में शामिल हो, मैं के साथ चला जाए वैचारिक तौर पर, तो उस पर बहुत सारी ऐसी उलझने आने लगती हैं, जैसे कि जो जनता के शत्रु दल हैं, जनता के शत्रु दल उसके पीछे एक खास तरह की एक टुकड़ी, एक खोजी टुकड़ी भेज देते हैं और फिर वो लगातार उस खोजी टुकड़ी से भागते हुए ये जो जन विरोधी शक्तियों द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था है, जैसे कि मार्शल लॉ है, इस तरह की मुसीबतों को झेलता हुआ वो आगे बढ़ता है। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया मैं के वह के नजदीक जाने की, यानी मध्यवर्गीय सीमाओं में कैद एक व्यक्ति के सर्वहारा संगठन या जनता के संगठन की तरफ जाने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करती है। इसलिए शमशेर बहादुर सिंह ने उचित ही कहा है कि ये जन और व्यक्ति के एकीकरण की कविता है। और ये व्यक्ति का जन से एकीकरण यूं ही नहीं हो जाएगा, इसके लिए व्यक्तित्वांतरण की एक पूरी प्रक्रिया संपन्न करनी होगी। इसलिए जिन भी आलोचकों ने, हमारे अध्येताओं ने ये बात कही है, सबसे शुरू में ये बात शमशेर बहादुर सिंह जैसे मर्मज्ञ और बहुत ही संवेदनशील और मुक्तिबोध के सगोतिया मित्र कवि ने कही है, तो ये बात मुझे निजी तौर पर उचित मालूम पड़ती है। सिंधु जी, जो दूसरा सवाल था वो मैं बिसर गया हूं, कृपया उसे दोहरा दें। सिंधु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अंधेरे में कविता अवचेतन मन और सामाजिक विकृतियों का प्रतीक है, वह कैसे? मुझे नहीं लगता है कि वो सामाजिक विकृतियों की बात कर रही है मुक्तिबोध की ये कविता कहीं भी। मुक्तिबोध की इस कविता का जो कंसर्न है, सरोकार है, वो समाज नाम की इकाई नहीं है। मुक्तिबोध ने कहीं भी समाज को चर्चा के घेरे में नहीं लिया है। मुक्तिबोध व्यक्ति की, यानी मैं की बात करते हैं, वह की बात करते हैं जो एक दूसरा व्यक्ति है, पर जो सर्वहारा से संबद्ध, मध्यवर्गीय सीमाओं से मुक्त, व्यक्तित्वांतरण की प्रक्रिया संपन्न कर चुका एक व्यक्ति है। इन दोनों के बीच मौजूद है व्यवस्था। ये व्यवस्था समाज नहीं है। सामाजिक वर्चस्व रखने वाली संस्थाएं और व्यक्ति इस व्यवस्था का अंग है, परंतु कहीं से उनके बारे में पृथक रूप से कविता के भीतर चर्चा नहीं की गई है। इसलिए जब हम सामान्यतया ये बात समझ लेते हैं कि ये कविता समाज की कविता है, तो मुझे निजी तौर पर इस कविता में कोई भी समाज, भारतीय समाज या वैश्विक समाज या कोई स्थानीय समाज मुझे दिखाई नहीं पड़ता। मैं और वह के बीच मुझे व्यवस्था दिखाई पड़ती है और व्यवस्था चलाने वाले, व्यवस्था के नियंत्रक शक्तियां दिखाई पड़ती हैं जिनकी निशानदेही की गई है। इसलिए चूंकि समाज इस कविता के सरोकार में नहीं है, इसलिए समाज की विकृतियों का भी कोई उल्लेख इस कविता के भीतर नहीं किया गया। जी, और झारखंड से विभा शंकर जी का एक सवाल है, लाल जलती मशाल किसका प्रतीक है? अब विभा जी मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, मुझे
पर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं वो कल्याणी विश्वविद्यालय की हमारी साथी विभा जी हैं। विभा शंकर जी दिखाई नहीं दे रही हैं। लाल लाल मशाल कविता के पहले खंड में ये प्रकरण, ये वर्णन आया है। मैं समझता हूं कि कविता में आई हुई प्रत्येक वस्तु को, घटना को और व्यक्ति को प्रतीक मानना उचित नहीं है। आपको याद होगा कि रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के संदर्भ में बात करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बहस उठाई थी, जिसमें उन्होंने अन्योक्ति बनाम समासोक्ति का एक सवाल उठाया था। रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा कि क्या पूरी की पूरी पद्मावत के भीतर दूसरा अर्थ है, या पद्मावत के भीतर कहीं कहीं दूसरा अर्थ है। और अंततः रामचंद्र शुक्ल इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि पद्मावत में सामान्य कथा है और कहीं कहीं उस कथा के भीतर दूसरा अर्थ, यानी कि लक्षणार्थ या व्यंग्यार्थ प्रधान है, वाच्यार्थ गौड़ है। ठीक इसी तरह इस कविता में भी जो वस्तुएं वर्णित हैं, जो घटनाएं वर्णित हैं, जो प्रक्रियाएं वर्णित हैं, जो व्यक्ति आए हैं, हर जगह उनका कोई प्रतीकार्थ लेना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। ये लाल लाल मशाल नाम की जो चीज कविता के शुरू में आई है, ये परिवेश निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई एक युक्ति है। आप देखेंगे कि पहली कविता एक दूसरा अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, उसका इशारा कहीं मौजूद भी हो सकता है, पर उनमें उस दूसरे अर्थ में ये जो दीवार का उखड़ना, उसमें एक चेहरे का बन जाना, फिर तालाब के भीतर, तालाब के बाहर, शहर के बाहर एक तालाब, प्रशांत अंधेरा, फिर एक गति जिसमें झूम झूम उठते हैं, चमक चमक उठती हैं बिजलियां और डालियां एक दूसरे पर झपटती हैं। ये सारे के सारे जो डिस्क्रिप्शन है, ये सब अंततः कुल मिलाकर अवचेतन के, यानी मन के भीतर के किसी बात की तरफ इशारा करते हैं। क्योंकि ये जो सवाल है कविता के शुरू में आता है कि वह कौन है, कौन मनु, कौन मनुष्य है वह। यहां मनु का अर्थ वो मिथकीय मनु नहीं है, यहां मनु का अर्थ साधारण मनुष्य है। कौन मनु यानी कौन मनुष्य, कौन इंसान, कौन आदमी है वह। और जब चूंकि एक रहस्य है, इसलिए मन उसका एक जवाब पाने की कोशिश करता है। ये एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है कि हमारे मन में कोई सवाल आता है तो हमारा मन स्वयं ही उसका एक जवाब देने की कोशिश करता है। और जवाब देने की प्रक्रिया में मन के भीतर चेतन और अवचेतन के उस इलाकों में कुछ उसके जवाब निर्मित होते हैं। ये जवाब निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो मन के भीतर घटित होती है, तो कौन मनु, ये जो सवाल है उसी का जवाब पाने की एक प्रक्रिया का वर्णन है, और वो मन के भीतर की प्रक्रिया है। उसी में ये सारे के सारे वर्णन है। बहुत तेज गति का वर्णन है, पेड़ों के तेज हवा में चलने का, डालियों के झूमने का, बिजलियों के गिरने का, और उसके तुरंत बाद आता है शिला, फिर एक खोह का वर्णन है, और फिर खोह का शिला द्वार खुलता है। ये जो खोह का शिला द्वार खुलता है यानी जवाब मिलता है। ये जवाब वास्तविक यथार्थ जवाब नहीं है, ये मन द्वारा दिया गया जवाब है, यानी कि ये एक अनुमानित जवाब है जो मन खुद को दे रहा है। उस पूरी प्रक्रिया में लाल लाल मशाल का जिक्र आया है। इसलिए मुझे लगता है कि वो चूंकि एक बहुत ही मन के भीतर की प्रक्रियाओं का वर्णन करने के लिए एक खास तरह के का वर्णन मुक्तिबोध ने किया है, इसलिए उसमें डालियां, पेड़, बिजलियां, ये सारा का सारा वर्णन है। गुफा के भीतर शिलाद्वार के बाद फिर लाल लाल मशाल, तो वो पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो मन की भीतरी प्रक्रियाओं की तरफ इशारा करने का, मन की जो उथल पुथल है उसकी तरफ वर्णन करता है। लेकिन मुझे लगता है कि लाल लाल मशाल का अकेले अपना कोई अर्थ नहीं है। शिलाद्वार खुलता है और लाल लाल मशाल के से चलता हुआ एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है, इसलिए मुझे उसका कोई निश्चित प्रतीकात्मक अर्थ नहीं दिखाई देता। वो मुझे परिवेश निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई एक युक्ति मुझे मालूम पड़ती है।
पौंडीचेरी से डॉक्टर यू महादेवी का एक सवाल है, क्या ये अंधेरा उनके व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध रखता है? देखिए, व्यक्तिगत जीवन यानी निजी जीवन, यानी मुक्तिबोध की जो बिल्कुल निजी, गोपनीय, पारिवारिक और जिंदगी है, व्यक्तिगत जिंदगी है, उससे इस अंधेरे में कविता का कोई अर्थ है, कोई संबंध है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। क्योंकि दस्तावेजों के जो दस्तावेज हैं हमारे पास, जो मुक्तिबोध के बारे में लोगों ने लिखा है, खासतौर पर उनके परम प्रिय मित्र हिंदी के मूर्धन्य लेखक हरिशंकर परसाई ने मुक्तिबोध के बारे में लिखते हुए अंधेरे में कविता के बारे में लिखा है, तो इससे ये नहीं मालूम पड़ता कि कोई निजी परेशानी या उलझन कोई मुक्तिबोध की थी जिसे उन्होंने इस कविता में व्यक्त किया है। इस अर्थ में यानी निजी, व्यक्तिगत तो नहीं है, पर उनके जीवन में घटने वाली कुछ सार्वजनिक घटनाओं से उसका संबंध जरूर बनता है। लेकिन ये सार्वजनिक घटनाएं उनके अकेले से संबंधित नहीं है, वो भारतीय समाज से, भारतीय जनता से उनका संबंध है। जैसे कि मुक्तिबोध ने हरिशंकर परसाई ने 2 घटनाओं का जिक्र किया, और ये विख्यात घटनाएं हैं जिनका अंधेरे में कविता से संबंध जोड़ा जाता है। पहला तो ये कि ये कविता 1958 से 1964 के दरमियान लिखी गई है, 6 वर्षों के दौरान। इसका पहला प्रकाशन 1964 में हुआ। मुक्तिबोध के बीमार होने के आसपास ही, यानी उसका पहला ड्राफ्ट वो पूरा कर चुके थे 1964 में, बीमार होने से यानी मृत्यु से पूर्व। कल्पना पत्रिका में वो पहला ड्राफ्ट छपा। फिर एक और ड्राफ्ट चांद का मुंह टेढ़ा है नाम की जो उनकी पुस्तक उनके जीवित रहते प्रकाशित हुई, पर वो उसे देख नहीं सके क्योंकि वो अचेतन स्थिति में थे। तो 2 घटनाओं का जिक्र परसाई ने किया, 58 से पहले की 2 घटनाओं का जिक्र। पहला कि नागपुर में वो रहते थे। 58 में राजनांदगांव नाम की एक छोटी सी जगह थी मध्य प्रदेश में, अब वो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। वहां वो एक दिग्विजय महाविद्यालय में पदस्थ होकर आए। इससे पहले वो नागपुर में थे। नागपुर में जहां मुक्तिबोध रहते थे, जिस मोहल्ले में, उस मोहल्ले के ठीक पड़ोस में एक मिल थी, संभवतः कपड़े की मिल। और उस मिल के बाहर मिल के मजदूरों के और कर्मचारियों के रहने की जगह थी। और उस जगह के पड़ोस में एक छोटा सा ठीक ठाक आकार का एक तालाब था। उस मिल में, कपड़े की मिल में, एक खास कंपनी की वो मिल थी। मिल मालिकों और मजदूरों के बीच एक व्यवधान चल रहा था। मजदूर किन्हीं अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे और मिल मालिक उसे मानने के लिए राजी नहीं था। एक विशेष परिस्थिति में, हड़ताल के दरमियान, मिल मालिकों ने स्थानीय राजनेताओं और प्रशासन से गठजोड़ करके मजदूरों पर लाठीचार्ज करवाया। चूंकि मुक्तिबोध उसके बहुत नजदीक रहते थे, इसलिए मुक्तिबोध ने लाठीचार्ज के बाद घायल मजदूरों को नजदीक से देखा। वो बहता हुआ खून सर से, टूटे हुए हाथ और लहूलुहान मजदूर जो अपनी मांगों के लिए एक संवैधानिक आंदोलन कर रहे थे। ये जो पुलिस का, प्रशासन का, राजनीतिक व्यवस्था का और पूंजीपतियों का और समाज व्यवस्था में ताकतवर लोगों का जो गठजोड़ था, उसको मुक्तिबोध ने देखा और वो लहूलुहान मजदूरों को देखा। इस घटना का मुक्तिबोध पर बहुत गहरा असर हुआ। ये जो जन विरोधी शक्तियां हैं, मजदूर विरोधी शक्तियां हैं, किसान विरोधी शक्तियां हैं, साधारण व्यक्तियों के विरुद्ध जो शक्तियां हैं, वो सामान्यतया अलग अलग रहती हैं, पर जनता के विरुद्ध जब भी जरूरत पड़ती है वो इकट्ठा हो जाती है। इस घटना की तरफ उनका ध्यान उस कपड़ा मिल में हुई उस हड़ताल के बाद, जो लाठीचार्ज हुआ पुलिस के द्वारा, उसके बाद। मैं आपको ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि कविता के भीतर जो लोकमान्य तिलक की जो मूर्ति का वर्णन है, वो लोकमान्य तिलक की मूर्ति भी उस बस्ती से, यानी मिल के बहुत करीब है। ये हम एक अनुमान कर सकते हैं कि मुक्तिबोध का घर
और वो मिल, तालाब, मजदूरों की बस्ती, इनको जोड़ने वाली किसी एक जगह पर एक गली में वो तिलक की मूर्ति है। तो वो सारे के सारे अनुभव, वो जो तालाब का अनुभव है, ये भी महत्वपूर्ण है कि राजनांदगांव में रहते हुए, जहां जिस घर में रहते हुए मुक्तिबोध ये कविता लिख रहे थे, उस घर के ठीक सामने भी एक बड़ा तालाब था, लगभग उतना ही जितना नागपुर में था। तो भौगोलिक परिस्थितियां कैसे कविता के भीतर जाने अनजाने आ जाती हैं, ये इस बात का की समझ विकसित करता है। तो एक घटना तो ये है जो उनसे निजी तौर पर वास्ता नहीं रखती, यानी उनको इस घटना ने उनको भीतर तक बहुत परेशान किया, पर ये उनके निजी जीवन से इसका संबंध नहीं है। ये उनके इर्द गिर्द घटने वाले सामाजिक सार्वजनिक जीवन से इस घटना का संबंध था। एक तो घटना ये। दूसरी घटना ये कि मुक्तिबोध ने स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक किताब लिखी भारत के इतिहास के बारे में। उस जमाने की जो मध्य प्रदेश की सरकार थी, उस सरकार ने उस किताब को उस पुस्तक सूची से जो स्कूल में पढ़ने के लिए रिकमेंडेड लिस्ट थी, उससे हटा दिया। और शिक्षा मंत्री ने के ऊपर, असल में ये सरकार तो कांग्रेस की थी, जिसकी घोषित नीति धर्मनिरपेक्षता की थी, जिसकी घोषित नीति वैज्ञानिकता के विकास की थी, एक ज्यादा बेहतर यथार्थ को लोगों तक ले जाने की थी। यानी ये एक ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिसके एक जमाने के प्रमुखों ने और बड़े नेताओं ने हिंद स्वराज जैसी किताब लिखी थी। महात्मा गांधी का बहुत सारा ऐसा लेखन है और उनके भाषण है जो भारतीय समाज की बहुत कठोर आलोचना है। जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति की पार्टी है ये, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्व इतिहास की झलक जैसी किताबें लिखी, जो बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। पर उसी तरह की एक किताब लिखने के कारण मुक्तिबोध को अवमानना का शिकार होना पड़ा। और मुक्तिबोध की जब उस पुस्तक को वैज्ञानिक और यथार्थ परख इतिहास, जन इतिहास का समर्थन करने वाली तथाकथित पार्टी ने जनसंघ, यानी उस जमाने की सांप्रदायिक शक्तियों के दबाव में उस पुस्तक को सूची से बाहर कर दिया, यानी कि प्रतिबंधित कर दिया, तो मुक्तिबोध निजी तौर पर इस घटना से बहुत अधिक प्रताड़ित उन्होंने अनुभव किया। और उन्होंने ये अनुभव किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, कहन की स्वतंत्रता पर एक खास तरह का दबाव समाज के भीतर धीरे धीरे बन रहा है। समाज की पुरातन कुलीन सामंतवादी शक्तियां और समाज की जो नई लोकतांत्रिक संरचना में जो नई आधुनिक शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियां जो मूलतः जन विरोधी है, उनके बीच एक खास तरह का गठजोड़ हो गया, जो वास्तविक बातों को, ज्ञान को, सच्चे इतिहास बोध को जनता तक ले जाने से रोक रही है। मुक्तिबोध का ध्यान इस बात की तरफ गया कि ये जो एक तो वो लाठीचार्ज और दूसरी तरफ ये, आप चाहें तो इसे निजी घटना मान सकती है, पर मैं जिसे निजी घटना नहीं मानूंगा, क्योंकि किसी लेखक की किताब का किसी सूची से बाहर कर दिया जाना या उसका प्रतिबंधित कर दिया जाना उस लेखक के निजी जीवन से उसका वास्ता नहीं, उसका हमारे सार्वजनिक जीवन से, सामाजिक जीवन से, व्यवस्था से जुड़ा हुआ हमारा जो जीवन है, उससे संबंध है इस घटना का। इन दो घटनाओं ने बहुत गहराई से मुक्तिबोध को प्रभावित किया। और ऐसा कहा है परसाई ने कि इस घटना के बाद, इन पुस्तक के प्रतिबंधित होने और उसके बाद जब मुक्तिबोध शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे, उनकी जो 1-1.5 मिनट की मुलाकात हुई, उसके बाद जब वो वापस जब राजनांदगांव आते हुए वो जबलपुर रुके अपने प्रिय मित्र परसाई के पास, तो वो बहुत अधिक उदास थे, निराश थे और बहुत अधिक उद्विग्न थे, बहुत अधिक उत्पीड़ित थे भीतर से। और वो उन्हें ये लग रहा था कि भारतीय समाज का फांसीवादीकरण हो रहा है, भारतीय समाज फासिस्ट होने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ रहा है और ये सब राजनीतिक व्यवस्था की शह पर हो रहा है। तो ये घटनाएं पृष्ठभूमि में मौजूद हैं, पर मैं इन्हें निजी जीवन से संबंधित घटनाएं नहीं कहूंगा। मैं इन दोनों घटनाओं को मुक्तिबोध ने देखा, एक घटना को उन्होंने अपने ऊपर भोगा भी, लेकिन ये वस्तुतः हमारे सामाजिक जीवन से, हमारे राष्ट्रीय जीवन से और हमारे सार्वजनिक जीवन से, जो हमारा
जो हमारा जो पब्लिक स्फेयर का हमारा जो जीवन है उससे इन घटनाओं का वास्ता है। यदि आप इन्हें निजी कहना चाहें तो जरूर अंधेरे में कविता का संबंध निजी घटनाओं से है। जी, रात में रात में घटित घटनाओं का वर्णन उन्होंने अपनी कविता में किया है। कभी रात के 2 बजे, रात के 4 बजे और अंत में सुबह। तो आधी रात में ही घटनाओं का वर्णन करने का क्या कारण है? देखिए, इस बात पर बहुत अधिक बहस होती रही है और बहस होनी चाहिए कि मुक्तिबोध ने इस कविता में मुक्तिबोध का मूल लक्ष्य व्यवस्था जनित अंधेरे का वर्णन करना है। यानी ये कविता जो भौतिक और प्राकृतिक अंधेरा है, जो हम सबकी जिंदगी में शाम को और रात को आता है, उसका वर्णन करना कविता का लक्ष्य नहीं है। ये उस अंधेरे की बात नहीं की जा रही है जो हर 24 घंटे में एक बार होता है, बल्कि ये उस अंधेरे का वर्णन है जो मनुष्य के जीवन में मौजूद है, जो दिन दहाड़े मौजूद है, जो सूरज की रोशनी में मौजूद है। और ये अंधेरा व्यवस्था जनित है। व्यवस्था यानी समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, ज्ञान व्यवस्था, और ये जो व्यवस्था के अलग अलग हिस्से टुकड़े हैं, इन सब के मेल से जो एक संपूर्ण व्यवस्था का निर्माण होता है। उस व्यवस्था ने मनुष्य की जिंदगी में, साधारण मनुष्यों की जिंदगी में, गरीब लोगों की जिंदगी में, वंचित लोगों की जिंदगी में जो अंधेरा पैदा किया है, उस अंधेरे का वर्णन है। लेकिन व्यवस्था जनित अंधेरे का वर्णन करते हुए मुक्तिबोध ने जो समय चुना है वो रात का चुना है। रात जो प्राकृतिक अंधेरे की जगह, यानी कि ये बात थोड़ा संशय में डालती है कि रात का वर्णन क्यों। व्यवस्था जनित अंधेरे का वर्णन करने के लिए प्रकृति द्वारा जो अंधेरा पैदा किया जाता है, जो मूलतः विश्रांति के लिए, वो एक प्राकृतिक परिघटना है। और हमने 2 लाख साल उस अंधेरे के साथ रहते हुए मनुष्य ने यह व्यवस्था कर ली है कि जब अंधेरा होता है तो हम आराम करते हैं और जब दिन होता है तो हम काम करते हैं। सामान्यतया अब पुलिस वाले रात में काम करते हैं, रात में बैंक खुले रहते हैं, रात में पोस्ट ऑफिस खुले रहते हैं, उनकी बात छोड़ दें आप। कुछ विशेष जो आधुनिक युग में जो विशेष चीजें पैदा हुई हैं, लेकिन सामान्यतया साधारण आदमी रात में सोता है। तो हमने उसके साथ एक प्राकृतिक एक समझौता कर लिया है जो प्रकृति जन्य अंधेरा है, यानी रात है। लेकिन यहाँ मुक्तिबोध ने प्राकृतिक अंधेरे और समाज व्यवस्था द्वारा व्यवस्था जनित अंधेरे को अलग अलग करके नहीं दिखाया। इसीलिए इस कविता के भीतर जो परिस्थिति है वो अंधेरे से शुरू होती है और ज्यादातर घटनाएं रात के अंधेरे में घटती हैं। रात के 2 बजे, रात के 1 बजे, ठीक कहा आपने, 12 बजे का घंटा बजा है, ऐसे बहुत सारे संकेत उस कविता में आते हैं। लेकिन यदि हम इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि प्रकृति जन्य अंधेरे और व्यवस्था जन्य अंधेरे को एकमेक कर दिया है मुक्तिबोध ने, इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, तो मुझे लगता है कि रात का वर्णन इसलिए शायद मुक्तिबोध ने किया है कि उन्हें वो परिवेश ज्यादा काव्यमय दिखाई पड़ता। यदि दिन के बहुत शोर शराबे में ये घटनाएं हों, जैसे कि वो विचित्र प्रोसेशन, तो क्या वो उतना प्रभावशाली लगेगा? नहीं लगेगा। वो विचित्र प्रोसेशन होने के तुरंत बाद वाचक यानी मैं कहता है कि ये वही लोग हैं जो दिन में दफ्तरों में, कार्यालयों में और घरों में षड्यंत्र करते हैं। लेकिन ये दिन में अलग अलग जगहों में बैठते हैं, लेकिन रात में ये इकट्ठे होकर चलते हैं। ये जो जन विरोधी, जन शत्रुओं का जो गठबंधन है, जो विचित्र प्रोसेशन के अंदर दिखाया गया है, जिसमें सैनिक हैं, सेनानायक हैं, माफ कीजिएगा, सैनिक नहीं है, सेनानायक हैं, कर्नल, ब्रिगेडियर, मार्शल। दूसरी तरफ बुद्धिजीवी हैं, कवि, आलोचक, पत्रकार, जगमगाते बुद्धिजीवी। तीसरी तरफ पूंजीपति हैं, चौथी तरफ मंत्री हैं, और पांचवी तरफ
हत्यारा है डोमाजी उस्ताद। ये जो अलग अलग जन विरोधी लोगों के बीच जो गठबंधन है, यदि ये दिन में दिखाया जाता तो क्या ये इतना प्रभावशाली दिखता? शायद नहीं। तिलक से, टॉल्स्टॉय से और खास तौर पर मोहनदास करमचंद गांधी से जो मैं की मुलाकात है और मैं का जो वार्तालाप है, यदि वो दिन में दिखाया जाता तो क्या इतना प्रभावशाली लगता? शायद नहीं। वो जो पागल सरफिरा है जो बरगद के नीचे है, उसका जो गान है, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, वो दिन के उजाले में और खूब शोर शराबे में होता तो क्या ये इतना प्रभावशाली लगता? वो जो घटनाएं हैं, गिद्ध का देखना, घंटा घर से वो सैनिकों का चलना, ये तमाम जो घटनाएं घटती हैं कविता के भीतर, ये रात के अंधेरे में ज्यादा साफ साफ दिखाई देती हैं। जन विरोधी शक्तियां, चूंकि जनता सोई हुई है अपने घरों में, इसलिए जन विरोधी शक्तियों की पड़ताल ज्यादा आसान हो जाती है। जन विरोधी शक्तियों के जो कारिंदे हैं, जैसे सैनिक, जैसे अपराधी, उनकी पड़ताल ज्यादा आसान हो जाती है। इसलिए रात को चुना शायद मुक्तिबोध ने, जो प्रकृति जन्य चीज है, जो अपने आप में ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। आप देखेंगे कि हमारी पूरी पूरी परंपरा में अंधकार की बड़ी अवमानना की गई। आप देखें, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से उजाले की तरफ चलो। ऐसा लगता है अंधेरा कोई बुरी चीज है, नेगेटिव चीज है, खराब चीज है। ठीक बात है, जब मनुष्य बहुत नितांत प्राकृतिक अंधेरे में रहता होगा तब उसे अंधेरे से भय लगता, तो वो उजाले की कल्पना करता है, उजाले का सपना देखता है। लेकिन अंधेरा अपने आप में कोई बुरी चीज, कोई नकारात्मक चीज, कोई डराने वाली चीज नहीं होती है। आप कम से कम 20वीं शताब्दी के अंत में और 21वीं शताब्दी में बिजली में की रोशनी में रहने वाले हम सब लोग तो ये बात कह सकते हैं, अंधेरा बहुत सुंदर चीज होती है। रातों को चलने यात्रा करने वाले कवि, शायर, बुद्धिजीवी, तरह तरह के कलाकार, खोजी लोग, आवारा लोग, वो जो रात को देखते हैं, रात की असीम सुंदरता है, वो आप दिन में नहीं देख सकते। वो नदी, वो पहाड़, वो पर्वत, वो झरना, वो गलियां, वो तमाम सुंदरताएं जो आप रात में देखते हैं, आप दिन में नहीं देख सकते। इसलिए रात अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, अंधेरा अपने आप में कोई बुरी या नकारात्मक चीज नहीं है, जैसा कि परंपरा में लगातार कहा गया है, बार बार कहा गया है कि अंधेरे से उजाले की तरफ जाना चाहिए। हमें रात की जरूरत है, मुझे तो रात की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं दिन में थक जाता हूं, तो मुझे रात में सोना, दिन में नींद का कितना भी आराम का कितना कोई भी स्तर हो, पर जो रात एक खास तरह का सुकून देती है। वो आजकल एक चीज चली है, बायोलॉजिकल क्लॉक। ये हम बायोलॉजिकल क्लॉक को हम रात के हिसाब से सेट कर लेते हैं, जो नेचुरल जो हमारी रात है। इसलिए अपने आप में रात कोई बुरी चीज नहीं, पर रात का अंधेरा इस रूप में महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां कुछ भी घटना घटती है। अभी इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं इतनी तेज तेज बोल रहा हूं तो मेरे पड़ोसी तक की आवाज शायद न जा रही, लेकिन रात के 1 बजे यदि मैं इतना तेज तेज बोलूंगा तो हमारे पड़ोसी आ जाएंगे और फोन करेंगे कि भाई क्या कर रहे हैं आप, क्या हो गया है आपको, क्योंकि वो आवाजें, वो दृश्य आपको साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। तो शायद वो जो सत्य है, वो जो तथ्य है, वो जो यथार्थ है, जो दिन के अंधेरे में दिन के उजाले में दिखाई नहीं देता, उसको इतना साफ साफ बताने के लिए शायद मुक्तिबोध ने एक युक्ति के, इसे मैं टेक्निक कहूंगा, एक युक्ति, एक 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 तरह की सूझबूझ कहूंगा मैं, कि मुक्तिबोध ने अंधेरे का चुनाव किया और रात का चुनाव किया। तो परिवेश निर्माण के लिए रात का महत्व है, इसके अतिरिक्त कोई और महत्व मुझे नहीं लगता। जी, कविता में तिलक आते हैं, टॉल्स्टॉय आते हैं, गांधी जी आते हैं, उनकी क्या भूमिका है? देखिए, तीनों की अलग अलग भूमिका है। टॉल्स्टॉय कहां आते हैं, उस जगह को गौर कीजिए। कविता के पहले खंड में मैं और वह के बीच एक दूरी है,
उसके बाद दूसरे खंड में मैं अपनी वर्गीय सीमाओं के बारे में सोचता है, और वो वह के बारे में सोचता है और वह के प्रति उसके मन में असीम प्यार उमड़ता है, लेकिन उसकी जो वह द्वारा की गई जगत समीक्षा और वह द्वारा दिए गए भविष्य के नक्शे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन जिससे ही वो सोचता है, यानी मैं कविता के दूसरे खंड में ये निर्णय लेता है कि मैं वह से मिलूंगा, नहीं नहीं उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही, ऐसा वो निर्णय लेता है। ऐसा निर्णय लेते ही उसके मन में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला तो ये कि उसकी दुनिया बड़ी हो जाती है। अब देखिए कि वो क्या कहता है, पैरों से महसूस करता हूं धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूं दिशाएं, सांसों से अनुभव करता हूं दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, बड़ा हो जाता है मैं का कैनवस, इतना व्यापक कि पूरी दुनिया उसके भीतर आ जाती है। जब वो ऐसा सोचता है तो यानी ये जो आत्म प्रसार की प्रक्रिया है, व्यक्तित्वांतरण, यानी जो अपनी निजी सीमाएं हैं, वर्गीय सीमाएं हैं, उनसे बाहर आना, अपना विस्तार करना, आत्म विस्तार करना, पूरी दुनिया को अपना मानना, पूरी दुनिया का आकाश मेरा आकाश है। जब वो ऐसा सोचता है तो कविता के तीसरे खंड में टॉल्स्टॉय से उसकी मुलाकात होती है। वो दिखते हैं उसे, क्या कहते हैं वो, देखिए टॉल्स्टॉय के बारे में क्या है, शायद टॉल्स्टॉय नुमा कोई वह आदमी, जरूरी नहीं कि वो टॉल्स्टॉय हो, टॉल्स्टॉय नुमा कोई आदमी है, उसकी तरह का कोई आदमी है। और वो कौन है वह, मेरे किसी भीतरी धागे का आखिरी छोर, वह अनलिखे मेरे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन, दबी हाय हाय नुमा, शायद टॉल्स्टॉय नुमा। ये टॉल्स्टॉय का रेफरेंस बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद करना होगा कि टॉल्स्टॉय रूस के एक ऐसे बड़े लेखक थे जो वर्गीय तौर पर जमींदार वर्ग से यानी भूस्वामी वर्ग से संबंध रखते थे। इसीलिए जब सोवियत संघ में क्रांति हुई, रूस में क्रांति हुई, तो बहुत सारे कम्युनिस्टों को यह लगा कि टॉल्स्टॉय का लेखन तो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि टॉल्स्टॉय तो जमींदार वर्ग से संबंध रखने वाले, यानी ऊपर के वर्ग से संबंध रखने वाले, किसान विरोधी वर्ग से संबंध रखने वाले, किसानों का शोषण करने वाले वर्ग से उसका संबंध रखने वाले एक व्यक्ति थे। व्लादिमीर इलीच लेनिन जो सोवियत क्रांति के नेता थे, बोल्शेविक क्रांति के नेता थे, उन्होंने इसके बारे में कहते हुए कहा कि नहीं, टॉल्स्टॉय भले ही वर्गीय तौर पर जमींदार वर्ग से या भूस्वामी वर्ग से उनका संबंध था, लेकिन उन्होंने अपने उपन्यासों में, अपने कथा साहित्य में रूसी जनता का असीम वास्तविक चित्र खींचा। और यदि रूसी किसान के दुख दर्द को आप समझना चाहते हैं तो आपको टॉल्स्टॉय के उपन्यास पढ़ने ही होंगे। मैं उसको जोड़ूंगा, यदि आप रूसी स्त्री की व्यवस्था को देखना चाहते हैं तो आपको टॉल्स्टॉय के उपन्यास पढ़ने ही होंगे। तो वर्गीय सीमा में कैद एक व्यक्ति यदि अपना आत्म प्रसार करे, अपने वर्ग से पूरी तरह बाहर ना भी जाए, तो वो टॉल्स्टॉय हो सकता है। इस रेफरेंस में टॉल्स्टॉय का उल्लेख हुआ है कविता के भीतर। जब मैं ये निर्णय लेता है कि वो वह के पास जाएगा, यानी जनता से, व्यक्ति जनता से एकीकरण करेगा, ऐसा जब वह निर्णय लेता है, तो वो जो संवेदना का प्रारूप है, उस संवेदना के प्रारूप के बारे में बात करते हुए टॉल्स्टॉय का उल्लेख आया है। यानी कि मैं की सीमाओं, निजी सीमाओं और वर्गीय सीमाओं से बाहर जाने की प्रक्रिया का एक उदाहरण टॉल्स्टॉय है, इसलिए उनका उल्लेख है कविता के भीतर। दूसरे व्यक्ति हैं, ये सब हिस्टोरिकल लोग हैं, ये इतिहास में सच में हुए हैं। आपको यह भी याद रखना होगा कि टॉल्स्टॉय के प्रति मोहनदास करमचंद गांधी का भी बहुत अधिक राग था। टॉल्स्टॉय के दर्शन से वो बहुत अधिक प्रभावित थे। जहां तक मुझे याद पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान उन्होंने टॉल्स्टॉय के नाम पर एक आश्रम की स्थापना की थी या किसी संस्था का निर्माण किया था। तो जो तीसरा ऐतिहासिक व्यक्ति कविता में आने वाला है आगे, छठवें खंड में, मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी उर्फ बापू, वो जिस व्यक्ति को, यानी संवेदना का, महात्मा गांधी भी आप देखेंगे कि अपनी वर्गीय सीमाओं से कभी
उस तरह से मुक्त नहीं हुए जैसा कि एक मार्क्सवादी सोचता है। यानी वो वर्ग मुक्त व्यक्ति, वर्गच्युत व्यक्ति या वर्गापसरण की प्रक्रिया करने वाले या डिक्लास व्यक्ति नहीं थे मोहनदास करमचंद गांधी। पर आप देखेंगे कि संवेदन यदि बड़ा हो जाए, यदि आप गुजरात के एक उच्च वर्ग में पैदा होकर भारत के किसान गरीब के बारे में सोचने लगे, तो आप वर्गीय सीमाओं में बंधे होने के बावजूद आपकी आत्मा का प्रसार हो जाता है। ये जो द्वंद्व है, यानी एक गैर मार्क्सवादी प्रारूप जो आत्म प्रसार का है, उसके उदाहरण के तौर पर ये दोनों आते हैं। तीसरा जो उल्लेख है, महात्मा गांधी का उल्लेख तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके उल्लेख के बगैर इस कविता को पढ़ पाना संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति और जन के एकीकरण हो गया तो करना क्या है फिर व्यक्ति और जन की एकता को? वो सवाल आपको वहां दिखाई पड़ता है गांधी से बातचीत में। तो यदि कोई सवाल होगा गांधी से संबंधित तो मैं उसके बारे में और फिर विस्तार से इसके बारे में कहूंगा। लेकिन तीसरे व्यक्ति का, और गांधी आप देखेंगे कि गांधी वहां बहुत महत्वपूर्ण बातें कहते हैं जब वो मैं से उनकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, और वो हिस्सा कविता के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा खंडों में से अंशों में से एक है। तीसरे जो ऐतिहासिक व्यक्ति का उल्लेख है वो है लोकमान्य तिलक। हम सब लोग जिस जमाने में रह रहे हैं, यानी बहुत ही एक प्रखर दलितवाद के जमाने में हम रह रहे हैं। एक सूर्य की तरह तपता हुआ एक दलितवाद जो बुद्ध से, कबीर से प्रेरणा लेता है, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी पेरियार, नारायण गुरु, और फिर जिसके दार्शनिक आधार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। हम उस जमाने में हैं। मुझे इस बात का पूरा इल्म है कि मराठी नवजागरण के बारे में बात करते हुए या भारतीय नवजागरण के बारे में बात करते हुए खासतौर पर दलितों ने, यानी अंबेडकरवादियों ने तिलक की भूमिका पर बहुत गहरे सवाल उठाए हैं। उनकी टिप्पणियां बहुत नकारात्मक हैं तिलक के बारे में। मेरे मन में यह सवाल बार बार आता है कि आखिर मुक्तिबोध जैसा एक इतना संवेदनशील कवि तिलक का उल्लेख क्यों करता है? आप देखेंगे कि तिलक के उल्लेख में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तिलक के किसी विचार का उल्लेख नहीं किया गया है, तिलक के किसी दर्शन का, किसी सिद्धांत का, किसी का कार्य का वर्णन नहीं किया गया है। यानी प्रकारांतर से मैं कहूंगा कि तिलक के किसी भी ऐतिहासिक कार्य का समर्थन या विरोध नहीं किया गया है कविता में। पर एक चीज जो उभरती है वो क्या है कि तिलक को गुस्सा बहुत है। आप देखें कि तिलक की मूर्ति गुस्से में है। ये कविता के 6वें खंड में आता है ये उल्लेख, क्रोध। वापस लौटिए तिलक के ही जमाने में मौजूद हिंदी के महत्वपूर्ण आलोचक और रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने कहा कि हमारी वैष्णव परंपरा में क्रोध को एक बहुत ही नकारात्मक चीज कहा गया, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि नहीं, क्रोध एक सकारात्मक मूल्य है। क्रोध एक सामाजिक भूमिका निभाता है। यदि अन्यायी के प्रति क्रोध ना हो तो समाज खत्म हो जाएगा। जो हमारे निजी जीवन से संबंध घटनाओं में जो क्रोध पैदा होता है वो तो हमारा निजी क्रोध है, पर जो जिस क्रोध का हमसे निजी तौर पर कोई संबंध नहीं होता, जैसे सड़क पर मान लीजिए कोई किसी छोटे बच्चे को कोई एक आदमी पीट रहा है, तो हम बच्चे को नहीं जानते, लेकिन उस पिटते हुए बच्चे से हमें बहुत गहरी संवेदनशीलता होती है। हम उससे ममत्व का अनुभव करते हैं और हमें उस पीटते हुए आदमी के प्रति गुस्सा आता है, क्रोध आता है। यदि हम आगे बढ़कर उस पीटने वाले व्यक्ति का हाथ रोक लें क्रोध में आकर, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी घटना क्रोध के कारण घटेगी। क्रोध नहीं होगा मनुष्य के भीतर तो समाज में कोई बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि समाज व्यवस्था के, राजनीतिक व्यवस्था के, अर्थव्यवस्था की जो अन्यायी शक्तियां हैं
उन अन्यायी शक्तियों के प्रति क्रोध होना अनिवार्य है। हम नहीं कह सकते ये बात कि जो अन्याय कर रहा है उससे भी प्रेम करो, उसके प्रति भी शांत रहो, उसके अन्याय को चुपचाप सहो। हम नहीं कह सकते, मुक्तिबोध नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता। इसलिए तिलक का जहां वर्णन है, ध्यान देंगे कि मैं तिलक की आलोचना के समस्त प्रकरण से परिचित हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उल्लेख क्या है? उल्लेख है क्रोध का। और वो क्रोध क्या है? वो इतने क्रोधित हैं पाषाण मूर्ति तिलक की, कि उनकी मूर्ति के तन से झरते हैं अंगार, मुस्कान पत्थरी होठों पर कापी, आंखों में बिजली के फूल सुलगते। और क्रोध के कारण भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून न जाने कब से उनकी नाक से खून बहने लगता है। ये एक तरह का वर्णन है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति को क्रोध के कारण, उच्च रक्तचाप बढ़ने के कारण उसका ब्रेन हेमरेज हो गया है, उसकी मस्तक की कोई ना मस्तक कोश फूट गया है। आगे वर्णन है, मानो की अतिशय चिंता के कारण मस्तक कोश ही फूट पड़े सहसा। इस बात का कोई संबंध नहीं कविता से, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा ध्यान इस बात की तरफ गया है कि मुक्तिबोध के खुद के जीवन में 64 में ये घटना घटती है और अतिशय चिंता के कारण उनका मस्तक कोश फूटता है, यानी ब्रेन हेमरेज से ही उनकी मृत्यु होती है। क्या पूर्वाभास था तिलक के रूप में मुक्तिबोध को? जो एक सात्विक क्रोध रखने वाले व्यक्ति के भीतर जो क्रोध होता है, जो चिंता है, ये चिंता किसके प्रति है? ये कविता 1958 से 64 के बीच लिखी गई। ये एक ऐसे व्यक्ति की चिंता है जिसने जनता को इकट्ठा करने में, जनता का संगठन बनाने में और अंग्रेजी राज के खिलाफ वैचारिक संघर्ष करने और सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष करने में अपना पूरा जीवन होम कर दिया। मैं यहां यह भी बताना जरूरी समझता हूं कि एक तरफ हमारे अम्बेडकरवादी चिंतक विचारक हैं जिन्हें तिलक की बहुत सारे विचारों से जिनकी असहमति है और इतिहास में जिनकी भूमिका से को वो प्रश्नांकित करते हैं। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में पहले जो 2 दशक हैं 20वीं शताब्दी के, यानी 1900 से 1920 का जो 2 दशक है, इस जमाने में पूरी दुनिया के उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में जो सबसे बड़े नेता थे उसमें लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक एक थे। और यदि मुझे ठीक से याद पड़ता है, क्योंकि इन रेफरेंसेस को देखे हुए मुझे कई साल बीत चुके हैं, व्लादिमीर इलीच लेनिन जो 1917 में बोल्शेविक क्रांति के नेता थे और दुनिया के एक बहुत ही प्रखर मार्क्सवादी थे, उन्होंने अपनी 2 जगहों पर तिलक का उल्लेख किया। उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के संदर्भ में, यदि उपनिवेशवाद विरोध जनता को मुक्त करने वाली कोई चीज है, परियोजना है, और निजी विचारों में कुछ सामाजिक असंगतियां होने के बावजूद यदि तिलक उपनिवेशवाद विरोधी हैं और यदि वो अपनी जनता के प्रति एक ममत्व रखते हैं, तो ये जो क्रोध है जो कविता में वर्णित है और जो चिंता है, भविष्य की चिंता, जनता की चिंता, उसका एक मूल्य है। इससे कहीं यह प्रकट नहीं होता कि मुक्तिबोध उनके संपूर्ण विचारों का समर्थन कर रहे हैं, पर किस चीज का? संलग्नता, जनता के प्रति संलग्नता और जनता के प्रति चिंता और उससे पैदा होने वाला क्रोध, ये 3 चीजों का वो वर्णन करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये तीनों उल्लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है और कविता के भीतर एक और अर्थ पैदा करते हैं। ये भी याद कर लेना जरूरी है मित्रों कि मुक्तिबोध एक बहुत ही सुसंगत और सुशिक्षित मार्क्सवादी थे, लेकिन उन्होंने अपनी कविता में किसी मार्क्सवादी नेता को या विचारक को नायक नहीं बनाया, उसका उल्लेख नहीं किया। ये बहुत संभव है कि वो मार्क्स का, एंगेल्स का या लेनिन का या स्टालिन का या माओ का उल्लेख कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत के किसी मार्क्सवादी का उल्लेख कर सकते थे। वो महाराष्ट्र से संबंध रखने वाले एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता, उस जमाने में के बड़े कम्युनिस्ट नेता श्रीपाद अमृत डांगे, उनका उल्लेख कर सकते थे। नंबूदरीपाद का उल्लेख कर सकते थे, ईएमएस नंबूदरीपाद का, जो 1957 में केरल के दुनिया के पहले जनता द्वारा चुने हुए
एक राजनेता बने, यानी मुख्यमंत्री बने एक राज्य के, यानी केरल यानी एक स्वतंत्र मुल्क होता तो ये दुनिया की पहली सरकार होती, कम्युनिस्ट सरकार जो जनता चुनती। उसके सर्वे सर्वा ईएमएस बने थे। ईएमएस का उल्लेख कर सकते थे, ईएमएस के किसी समकालीन का उल्लेख कर सकते थे, पर मुक्तिबोध ने नहीं किया। मुक्तिबोध ने 3 ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख किया, टॉल्स्टॉय, तिलक और गांधी। और यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि गांधी का तिलक से एक तरह का वैचारिक विरोध का और रणनीतिक विरोध का रिश्ता था। गांधी तिलक से सहमत नहीं थे। गांधी तिलक के विरोधी उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के ज्यादा नजदीक थे। इन सब बातों पर भी हमें गौर करना चाहिए। इसलिए सर्वांग नहीं, गांधी के सर्वांग विचारों का समर्थन नहीं कर रहे हैं मुक्तिबोध, तिलक के सर्वांग विचारों का, संपूर्ण विचारों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, पर जिस एक बात का अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग संदर्भ में उल्लेख है और वो महत्वपूर्ण जी। कल्याणी विश्वविद्यालय से एमए की छात्रा अनुश्री शॉ का एक सवाल है और वहां की अंजलि चौधरी का भी एक सवाल है। गांधी के हाथ में एक शिशु है, वो शिशु कौन है? अच्छा हुआ सिंधु जी आपने इसी कंटिन्यूएशन में ये सवाल पूछ लिया। गांधी के हाथ में एक शिशु है। जैसा कि मैंने कहा कि कविता के 6वें खंड में, यानी कि मैं और वह के बीच एक संबंध कायम होना, मैं का ये निर्णय लेना कि वो वह के निकट जाएगा, फिर अपनी निजी सीमाओं से बाहर निकलना, निजी सीमाओं से बाहर निकलते हुए ही टॉल्स्टॉय की संवेदना का सामने आना, और फिर उसके बाद वो जन विरोधी गठजोड़ जिसका मैं उल्लेख कर चुका हूं उसका सामने आना, और इस बात का होना कि जन विरोधी उस गठजोड़ को, यानी विचित्र प्रोसेशन में चलते हुए उन महान लोगों को मैं द्वारा देख लिया गया है, इस बात को भी उन लोगों ने देख लिया। और इस बात के देखे जाने की बात कि मैंने उनको देख लिया है, वो सीधे ये आदेश करते हैं कि इस मैं को खत्म हो जाना चाहिए। वो जो एक व्यक्ति है, कविता का चरित्र है, वो कहता है कि मारो गोली, दागो साले को एकदम, तुरंत मार दो, कोई न्याय प्रक्रिया नहीं, पुलिस कैद नहीं करेगी, तुरंत मार दो। ये जो तुरंत मार दो वाली परिघटना है, ये घटती है और उसके बाद में भागता है, फिर मार्शल लॉ का उल्लेख है और फिर तमाम तरह के उल्लेख हैं। फिर उस सिरफिरे से मुलाकात होती है जो वो गीत गाता है, ओ मेरे आदर्शवादी मन और मेरे सिद्धांतवादी मन। उसके बाद फिर ये खंड आता है जहां मैं की मुलाकात होती है उस व्यक्ति से जिसे गांधी कहा गया है। ये गांधी वो गांधी नहीं है जो सामान्य नैरेटिव में गांधी है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1948 के पहले और 1948 की जनवरी में गांधी की मृत्यु के बाद जो गांधी के बारे में कहती रही है, इस देश का जो एक सेकुलर मिजाज रखने वाला, पढ़ा लिखा, मध्यवर्गीय व्यक्ति जो बातें गांधी के बारे में कहता रहा, जिस तरह से गांधी के निजी जीवन का और उनके विचारों का एक अतिरिक्त गरिमा मंडन होता रहा है। आपको याद करना होगा, हमारे हिंदी के एक महत्वपूर्ण कवि हैं रमेश रंजक, उनका एक गीत है 70 के दशक में या 80 के दशक की शुरुआत में लिखा हुआ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सरकार सयानी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कथा हमें आजादी की, और बहानेबाजी ये आबादी की, गांधी नेहरू भरी कहानी नहीं चाहिए। ये जो अतिरिक्त महिमा मंडन करने वाला नैरेटिव है, जो एक खास तरह के राजनीतिक विचार रखने वाले लोगों द्वारा किया गया है, कविता में गांधी वैसे नहीं आए हैं। यानी ये वो गांधी नहीं है जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रतिपादित कर रही थी। ये वे गांधी भी नहीं है जिन्हें मार्क्सवादी प्रतिपादित कर रहे थे। यानी आपको याद करना होगा कि हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण मार्क्सवादी लेखक यशपाल ने
एक किताब लिखी थी पतली सी, गांधीवाद की शव परीक्षा। तो गांधी के प्रति एक बहुत ही जबरदस्त आलोचनात्मक दृष्टिकोण भारत के कम्युनिस्टों का, मार्क्सवादियों का, वामपंथियों का रहा है। वो सब भी देख सकते हैं आप। तो ये जो नैरेटिव्स हैं, या एक तीसरा नैरेटिव है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ देने वाली सांप्रदायिक बहुसंख्यवादी हिंदू, तथाकथित हिंदू राजनीतिक सामाजिक शक्तियों द्वारा गांधी का किया गया, जिसके एक व्यक्ति ने, एक फॉलोअर ने, एक अनुयायी ने उनकी हत्या की। जो बहुत तरह के नैरेटिव हैं गांधी के बारे में हमारे समाज में प्रचलित हैं, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नैरेटिव है, जो कम्युनिस्टों का जो नैरेटिव है, या जो हिंदूवादियों का, संप्रदायवादी हिंदूवादियों का जो नैरेटिव है, जिन्होंने उसकी हत्या की, गांधी की हत्या की, उनके किसी नैरेटिव से ये वर्णन मेल नहीं खाता। ये एक अलग गांधी है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुक्तिबोध ने अपनी इस कविता में गांधी का अनायकीकरण किया है। जो हीरोइज्म है गांधी के पास, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नैरेटिव में उन्हें प्रदान किया गया। आप देखिए, याद कीजिए वो गाना, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसा लगता है ये गीत सुनकर कि जैसे कि आजादी की प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति द्वारा संपन्न कर दी गई और गांधी कभी भी चाहते तो हमें आजादी दिला सकते थे। देश की करोड़ों जनता अलग अलग मार्गों से आजादी के लिए, सामाजिक आजादी, धार्मिक आजादी, राजनीतिक आजादी, उपनिवेशवाद से आजादी, भुखमरी से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, सामंतवाद से आजादी के लिए लड़ रही थी। उस जनता के प्रति की अवमानना होती है जब हम इस तरह के नैरेटिव पेश करते हैं कि किसी एक व्यक्ति द्वारा या किन्हीं एक समूह द्वारा यह आजादी दिलाई गई। वो लाखों किसान जिन्होंने सैकड़ों किसान आंदोलन किए, वो तमाम आदिवासी लाखों की संख्या में जिन्होंने समय समय पर विद्रोह किए अंग्रेजी राज के विरुद्ध, और अंग्रेजी राज के भारतीय पिछलग्गियों, सामंतों और जमींदारों के, दीकू लोगों के विरुद्ध, और वो तमाम निम्न वर्गीय, मध्य वर्गीय जनता जिन्होंने भारत की सामाजिक और राजनीतिक आजादी का सपना देखा और संघर्ष किया। हम उनकी अवमानना करते हैं जब हम इस तरह के नैरेटिव पेश करते हैं। यहां ऐसा कोई नैरेटिव मुक्तिबोध ने नहीं रखा। वो जो हीरोइज्म है गांधी के साथ, उस हीरोइज्म के खिलाफ है ये कविता। ये नायक बनाने वाली कविता नहीं है गांधी को, ये गांधी का अनायकीकरण करने वाली कविता है। यानी गांधी को जो ऊंचा दर्जा प्राप्त है वहां से उसे नीचे गिराती है गांधी को। अब देखिए गांधी कैसा है। गांधी इस कविता में आता है तो वो एक बोरा ओढ़े हुए, बोरा माने जिस वो चीज जिसमें गेहूं, अनाज और चीनी रखी जाती है। प्लास्टिक का जमाना आने से पहले वो जूट के बोरे होते थे, सूत के बोरे। वो बोरा ओढ़े हुए है महात्मा गांधी का चरित्र इस कविता के अंदर जो आया। यानी इस देश का जो सबसे गरीब आदमी है, जिसके पास 6x6 की रहने की जगह नहीं है, यानी जो सबसे झोपड़ी भी जिसके पास नहीं है। भारत के बहुसंख्य किसानों, भूमिहीन मजदूरों, जो खेतीहर मजदूर हैं, उनके पास झोपड़ियां हैं। जो मजदूर है बहुत सारे, उनके पास भी है रहने की जगह, पर ये आदमी है जिसके पास 6x6 का रहने की जगह नहीं है, सड़क पर है। वो जो सबसे वंचित वर्ग है समाज का, गांधी उसकी तरह दिखाई देते हैं इस कविता के भीतर। इसलिए मैं कहता हूं अनायक बनाया है। अनायक माने एंटी हीरो नहीं, प्रतिनायक नहीं, खलनायक नहीं, पर हीरोइज्म से नीचे गिरा दिया, डिक्लास किया है गांधी को। यानी एक तरह की ये मैं कहूंगा कि आख्यानीकरण है ये। यदि ऐसी कोई चीज होती है कि जो नैरेटिव है, नैरेटिव में जो हीरोइज्म है उससे नीचे ले जाना, गांधी को वहां ले गए। गांधी मतलब इस कविता में गांधी का अर्थ है बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह दिखने वाला, सबसे गरीब वंचित व्यक्ति की तरह दिखने वाला एक व्यक्ति गांधी। रंगभूमि के सूरदास से भी नीचे है ये आदमी।
क्योंकि सूरदास के पास एक झोपड़ी है, एक जमीन है, पर ये तो बोरा उड़े हुए है। इस तरह आप देखिए गांधी को, ये वो हिस्टोरिकल गांधी नहीं है। क्या चीज महत्वपूर्ण है? वो जो बातें कहते हैं, वो क्या कहते हैं? आप देखिए, मैं अक्सर इन पंक्तियों को अकेले में पढ़ता हूं और अपने मित्रों को सलाह देता हूं कि इन पंक्तियों को हमेशा पढ़िए। हमारे जमाने में जिन जिन लोगों को महान नायक कहा जा रहा है पूरी दुनिया में, जिनके पास कोई विचार शक्ति नहीं, जो दो मौलिक वाक्य बोल नहीं सकते हैं, जिनके पास जनता की बेहतरी के लिए कोई परियोजना नहीं है, वो दुनिया के महान राजनेता बने हुए हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर से लेकर उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं। ऐसे तमाम हीरो, सो कॉल्ड हीरोज, तथाकथित नायक, जिन्हें मसीहा मान रही है, मसीहा बनाया जा रहा है कॉरपोरेट शक्तियों द्वारा। क्या कहते हैं गांधी इस कविता के भीतर? दुनिया न कचरे का ढेर कि जिस पर दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुक्कुट, कोई भी मुर्गा, यदि बांग दे जोरदार, बांग दे जोरदार, यदि किसी को तेज से बोलना आता हो, यदि बांग दे जोरदार बन जाए मसीहा। कोई मुर्गा जिसे बांग देने की सलाहियत है, योग्यता है, वो मसीहा नहीं बन सकता। तो ये जो हमारे जमाने में, यानी ये कविता 1964 में प्रकाशित हुई, 1964 से 2022 तक दुनिया के राजनेताओं का और मसीहाओं का इतिहास देखिए। कितने लोगों को हमने, जनता ने, साधारण लोगों ने मसीहा बनाया, पर असल में वो मुर्गे की बांग देने जैसी शक्ति वाले ही लोग थे, वास्तविक मसीहा नहीं थे। मसीहा कौन होगा? इस कविता के अंदर आए हुए गांधी कहते हैं, मिट्टी के लोंदे में किरणीले कण कण गुण हैं, जनता के गुणों से ही संभव भावी का उद्गम। ये जो भविष्य बनेगा, ये किसी जोरदार बांक से नहीं बने, ये किसी मसीहा के ये कहने से कि तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें किसी हेवन में, जन्नत में ले जाऊंगा। इस सब से नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? जनता के गुणों से, और वो मिट्टी के गुण, जो जमीनी चीज है, भविष्य का उद्गम वहां से होगा। ये है गांधी जो इस कविता के अंदर आया। आप ये भी ध्यान दीजिए कि कविता में जब गांधी के प्रति एक खास तरह की श्रद्धा व्यक्त करने लगता है मैं, तो गांधी छिटक देते हैं, वो परे धकेल देते हैं। वो ऐसा लगता है कि जैसे दूर करना चाहते हो। अंधेरे की स्याही में डूबे हुए देव को सम्मुख पाकर मैं अति दीन हो जाता हूं कि पास की बिजली का झटका कहता है। श्रद्धा नहीं। आप देखेंगे कि गांधी के प्रति वास्तविक जीवन में लोगों की श्रद्धा थी। बहुत सारे लोग गांधी को सिर्फ इसलिए याद करते हैं, पर वो ये कविता के भीतर जो गांधी है वो क्या कहते हैं? भाग जा, हट जा, हम हैं गुजर गए जमाने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा। ये भगाने वाला, श्रद्धा को निषेध करने वाला ये गांधी है। इसलिए कविता के भीतर जो गांधी है वो ऐतिहासिक गांधी से उनका संबंध है, लेकिन ये कवि द्वारा रचे गए गांधी हैं। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इसी प्रकरण में शिशु का संदर्भ आया। इसलिए शिशु का मेरे लिए मतलब है वो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो क्या है? भावी। शिशु भावी का प्रतीक है। भावी यानी भविष्य, और ये भविष्य भारत का भविष्य, जनता का भविष्य, मनुष्य का भविष्य, प्रकृति का भविष्य, जीव जंतुओं जानवरों का भविष्य, क्योंकि मनुष्य के भविष्य से जुड़ा हुआ है समंदर का, नदियों का, पहाड़ों का, जंगलों का, वनस्पतियों का, जीव जंतुओं का भविष्य। यदि इस धरती से एक भी वनस्पति गायब होती है तो मनुष्य का जीवन घट जाता है। यदि एक भी जानवर घटता है तो इकोलॉजी से एक तो मनुष्य का जीवन घटता है। इसलिए इतने गहरे और व्यापक संदर्भ में ये बच्चा है, शिशु है, वो क्या है? भावी है। क्यों है शिशु? यदि आप
आप ये माने कि ये कविता का आजादी से संबंध है तो 1947 है, बिल्कुल स्वाभाविक है। और यदि आप इसे 1917 से माने बोल्शेविक क्रांति से, या पूरी दुनिया में जो सामंतवाद विरोधी, उपनिवेशवाद विरोधी, जो पूंजीवाद विरोधी जो आंदोलन और क्रांतियां हुई हैं, उन सब से जोड़े तो भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, 50 साल 60 साल, इससे ज्यादा तो नहीं। मनुष्य को 2 लाख साल पुराने से समय से चला आता है मनुष्य, तो इसलिए उसे लंबी यात्रा करनी, लंबे समय तक जाना है। इसलिए ये जो इसलिए उसे शिशु कहा गया है। पर मेरे लिए उस कविता का अर्थ है, कविता में शिशु का अर्थ है भावी, यानी भविष्य। पुरानी पीढ़ी के संवेदनशील लोग, आत्म बलिदान करने वाले लोग, व्यक्तित्वांतरण करने वाले लोग, जनता से प्रेम करने वाले लोग, जनता के बीच रहने वाले लोग भविष्य बनाते हैं और फिर वो अगली पीढ़ी को, यानी वर्तमान को सौंप देते हैं। और फिर उस वर्तमान को ये जिम्मेदारी है कि वो उस शिशु को, उस भविष्य को आगे बढ़ाए, उसे बड़ा करे, पाले पोसे बड़े, जो सामान्य जो प्रतीक है बच्चे का, उससे इसका अर्थ है। तो ये भविष्य है जनता का भविष्य, धरती का भविष्य, मनुष्य का भविष्य। उस संदर्भ में सर्वहारा का भविष्य, वंचितों का, वंचित जनता का भविष्य, दलितों का भविष्य, स्त्रियों का भविष्य, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का भविष्य, छोटी आबादियों का भविष्य, ये सब यानी मोटे तौर पर जनता या सर्वहारा का भविष्य, इसी संदर्भ में यह शिशु का प्रतीक आया। जी, वो शिशु बाद में तो सूरजमुखी फूल के गुच्छे बन जाता है और फिर राइफल के रूप में बन जाता है, उसका क्या आशय है? देखिए, वो बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया का वर्णन है। आप ये देखेंगे कि शिशु को गांधी मैं को सौंप देते हैं, और जब मैं को सौंपते हैं तो क्या कितनी सुंदर बातें कहते हैं, कितना प्रेम है उस शिशु से। छाती पालक लिपटा है मेरे इस गले से चुपचाप, ये मैं का अनुभव है। बच्चे को गोद में लेने के बाद गले में लटका है, वो इधर कंधे पे ऐसे यहां लटका हुआ है। छाती से कंधे से चिपका है नन्हा सा आकाश, ये मुक्तिबोध की प्रिय उपमा है। नन्हा सा आकाश, ये बच्चा नहीं है, ये आकाश है छोटा सा। स्पर्श है सुकुमार प्यार भरा कोमल, इतना प्यारा है वो, परंतु वो कैसा है, भार है। किंतु भार का गंभीर अनुभव, भावी की गंध और दूरियां अंधेरी, ये तमाम सब डिस्क्रिप्शन वो करते हैं। और शिशु में जो चीज दिखाई पड़ती है, इससे पहले कि वो सूरजमुखी में बदलता है, शिशु के भीतर 2 चीजें एक साथ आती हैं, रुदन और क्रोध। सहसा रो उठा कंधे पर वह शिशु, एक उसमें तो विस्फोटक क्षोभ का आवेग गहरी है शिकायत क्रोध भयंकर। अधभूली लोरी ही होठों से फूटती, मैं चुप करने की जितनी भी करता हूं कोशिश, और चीखता है क्रोध से लगातार, गीले गीले अंगार टपकते हैं मुझ पर। रोना और क्रोध, रुदन और क्रोध। अब देखिए, इन दोनों के बीच गहरा संबंध है। इस दुनिया में कोई भी परिवर्तन होगा तो ये दोनों चीजें साथ होंगी। मनुष्य का समाज पहले करुण दुख भोगेगा, रोएगा, और अन्याय दमन उत्पीड़न सहते हुए वो जो दुख पैदा होता है, उस दुख के भीतर से निकलेगा क्रोध। ये बहुत ही साधारण बात है। दुनिया के किसी इलाके में परिवर्तन होगा तो ऐसा ही होगा, रुदन, दुख, अन्याय से उपजा हुआ दुख, और फिर उस दुख से पैदा हुआ क्रोध की इस अन्याय को समाप्त करना है। ये शिशु के भीतर पैदा होता है। ये भविष्य है, लेकिन भविष्य रो रहा है। इसका क्या अर्थ है? यानी कि भविष्य संतुष्ट नहीं है। वो जैसा बनना चाहता है वैसा व्यवस्था उसे बनने नहीं देगी। अन्यायी शक्तियां ताकतवर रहेंगी,
भविष्य निर्माण करोगे लेकिन जनता रोएगी, जनता कष्ट में रहेगी, इसलिए वो रोता है। और उसके बाद क्रोध पैदा होता है उसके भीतर। इस क्रोध को आप तिलक के क्रोध से भी जोड़ सकते हैं। ये करुणा और आक्रोश, क्रोध, ये दोनों परिवर्तन के मूल कारक हैं। कहीं भी परिवर्तन होगा तो ये दोनों होंगे, अन्याय से पैदा हुआ दुख और अन्याय से पैदा हुए दुख से निकलने वाला क्रोध, ये, और तब जाकर वो सूरजमुखी फूल के गुच्छे में बदलता है। यानी कि ये जिस जनता के भविष्य का ये प्रतीक है शिशु, वो क्रोध, जब वो क्रोध आकार लेगा तो सूरजमुखी के फूल उगेंगे, यानी कि एक सुंदर दुनिया बनेगी। ये सूरजमुखी जो फूल है, इसका भी खास महत्व है, जो हमेशा सूरज की तरफ देखता है, इसका मुख हमेशा सूरज की तरफ होता है। इसलिए ये एक बेहतर दुनिया के स्वप्न का एक प्रसंग है, इसके भीतर से आता है। और ये बेहतर दुनिया, रुदन, क्रोध और बेहतर दुनिया का सपना, यानी सूरजमुखी फूलों का गुच्छा। पर सूरजमुखी फूलों का गुच्छा बनेगा कैसे? परिवर्तनकारी शक्तियां काम कैसे करेंगी? तो राइफल, जो सपना देखेगा बेहतर जीवन का, वो राइफल में बदल जाएगा। राइफल के पास ये शक्ति होती है कि वो अन्यायी के विरुद्ध चले और उसे मार दे। हमेशा नहीं चलती राइफल, याद रखना होगा आपको, पर जिस पर चाहे वो चल सकती है। यानी जनता में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो अन्यायी को खत्म कर सके। रुदन, क्रोध, भविष्य का सपना, सुंदर भविष्य का सपना, और राइफल। राइफल यानी प्रतिरोध की शक्ति का प्रतीक है। इस तरह ये भविष्य कैसे बनेगा? रुदन, करुणा, अन्याय से उपजी हुई करुणा, उससे पैदा हुआ क्रोध, बेहतर भविष्य का सपना, और ये जो क्रोध है उसके लिए एक राइफल चाहिए, यानी जो अन्यायी शक्तियां हैं उनको खत्म करने की शक्ति चाहिए उसके भीतर। इस अर्थ में ये सारी घटना को देखना चाहिए। जी, कविता में बिजली के फूल के बारे में बताया है, उसकी क्या विशेषता है? जी, बिजली के फूल के बारे में। अब बिजली का फूल, जी, जब पंक्ति पढ़ें आप, मुझे तुरंत ध्यान में नहीं आ रही है। इतने में सहसा दूर क्षितिज पर दिखते हैं मुझको बिजली की नंगी लताओं से भर रहे सफेद नीले मोतिया चंपई फूल गुलाबी उठते हैं वहीं पर हाथ अकस्मात अग्नि के फूलों को समेटने लगते। मैं उन्हें देखने लगता हूँ एकटक। अचानक विचित्र स्फूर्ति से मैं भी जमीन पर पड़े हुए चमकीले पत्थर लगातार चुनकर बिजली के फूल बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि ये किस खंड का ये वर्णन है। सातवें खंड में ये वर्णन है। जी, अच्छा। शुरू में ही और रिहा छोड़ दिया गया मैं 1 मिनट इसे देख लेना चाहता हूँ। 7वें खंड में तो मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है। और रिहा छोड़ दिया गया मैं कोई छाया मुख अब करते हैं पीछा छाया कर दिया न छोड़ी है मुझको। 7वें में मेरे पास जो पाठ है मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। आप कहाँ से पढ़ रही हैं सिंधु जी, कौन सी किताब से? मुझे तो इंटरनेट से जो मिला था वही पढ़ती हूँ। अच्छा, तो मैं अभी बिना देखे इसको नहीं इसका जवाब दूंगा। इस जवाब को मैं स्थगित करता हूं फिलहाल, जब तक मैं रेफरेंस ना देख लूं मुझे, क्योंकि वो याद नहीं आ रहा है। और मेरे पास जो कविता का पाठ है 7वें खंड का,
उसमें वो कहीं मुझे दिख नहीं रहा है। अच्छा हाँ, ये 6वें खंड के अंत में है सिंधु जी, ठीक है। यानी गांधी से मुलाकात के बाद गांधी से मुलाकात के बाद का ये एक संदर्भ है। तो ये बिल्कुल भविष्य के जो एक अंधेरे के विरुद्ध जो रोशनी का एक असल में देखिए, कविता में या कला की दुनिया में कंट्रास्ट जिसे कहते हैं, वो एक पुरानी तकनीक रही है। ब्लैक के अगेंस्ट व्हाइट, रेड के अगेंस्ट लाल के विरुद्ध पीला, और इस तरह से आप कंट्रास्ट बनाते हैं। अंधेरे के विरुद्ध उजाला, मृत्यु के विरुद्ध अमरता, अज्ञान के विरुद्ध ज्ञान, अविद्या के विरुद्ध विद्या, ऐसे कंट्रास्ट बनाते हैं। इस कविता में भी आप देखेंगे कि जब मैं संघर्ष करने लगता है और उस पर जो व्यवस्था का जो दबाव पड़ता है, और यहां तक कि वो उस पर एक तरह का हमला होने लगता है, तो आप देखेंगे कि मुक्तिबोध कहते हैं कि अंधेरे से उजाले की तरफ जाने की प्रक्रिया क्या है? संघर्ष। जो अंधेरे से संघर्ष करेगा वो उजाले की तरफ देखेगा, उजाला उसे मिलेगा। तो एक तरफ अंधेरा है और दूसरी तरफ एक कंट्रास्ट है उजाले का। ये बात भी कहना बहुत जरूरी है कि जब हम बहुत अंधेरे में होते हैं, यानी व्यवस्था द्वारा पैदा किए हुए अंधेरे में, तब भी हमारे मन में एक उम्मीद कल की, बेहतर कल की बनी रहती है। मुक्तिबोध तो उम्मीद के कवि हैं। वो कहते हैं कि जो है उससे बेहतर चाहिए, हमेशा वो बेहतर की उम्मीद करते हैं। तो ये तमाम जो बिजली की नंगी लताओं से ये सारा का सारा जो डिस्क्रिप्शन है, ये उसी पैरेलल अंधेरे से निकलने की प्रक्रिया में जो उजाला इकट्ठा करने की प्रक्रिया है, उसका एक संदर्भ इससे आता है। इसीलिए वो अंत में कहते हैं, 6वें खंड के अंत में, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। यानी छोटी सी एक बिजली इकट्ठी करोगे, बिजली बनाओगे, तो वो रोशनी होगी। सफेद, नीले, मोतिया, चंपई फूल गुलाबी होंगे, अग्नि के फूल होंगे। तो इन्हें कैसे सुरक्षित रखोगे? तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब। इसे सुरक्षित रखने के लिए, इसे और विस्तृत करने के लिए, इस उजाले को और फैलाने के लिए अभिव्यक्ति के खतरे उठाने, संघर्ष करना पड़ेगा। और अभिव्यक्ति का मतलब यहाँ भाषिक अभिव्यक्ति नहीं है, बोल देना या लिख देना नहीं है। अभिव्यक्ति का मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल, सभी दुनिया के सभी लोगों के भीतर जो छिपा हुआ है, प्रतिभा, प्रभा, जिसका उल्लेख पहले खंड में है, जहां वो कहते हैं कि वह अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। उसमें वो कहते हैं, तो क्या है वो परम अभिव्यक्ति? पूर्ण अवस्था व निज संभावनाओं, निहित प्रभावों, प्रतिभाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव व ये जो मेरे परिपूर्ण है, ये प्रत्येक व्यक्ति का परिपूर्ण है। यानी जनता के, दुनिया के हर एक आदमी को उसके परिपूर्ण तक पहुंचाने वाली एक व्यवस्था बननी चाहिए। और ये व्यवस्था कैसे बनेगी? जब हम अभिव्यक्ति के खतरे उठाएंगे, यानी हम अपने को एक्सप्रेस करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे। और ये अभिव्यक्ति सिर्फ भाषिक नहीं है, कह देना नहीं है। ये वो अभिव्यक्ति नहीं है जो हम भाषा में करते हैं। संगीत में, कला में, खेल की दुनिया में, एथलेटिक्स में, दुनिया के अलग अलग, हमारे भीतर जो कुछ है, हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर घृणा है, हमारे अंदर जो कुछ भी है, उसको हम अभिव्यक्त करेंगे और उसके खतरे उठाएंगे, तब जाकर ये। तो एक तरफ इसका बहुत साधारण अर्थ भाषिक अभिव्यक्ति से है, उसके खतरे से है। तो दूसरी तरफ अब इसे इस तरह देखिए कि मेरे भीतर यदि कोई प्रेम पैदा होता है और मैं उसे अभिव्यक्त करने से डरता हूं 18-20 की उम्र में, तो बेहतर दुनिया कैसे बनेगी? जब वो, जिसके भीतर वो पैदा हो रहा है प्रेम, उसे वो अभिव्यक्त करेगा। ये भाषा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, कवि से जुड़ा हुआ, लेखक से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये व्यक्ति का सवाल है। इस तरह की अभिव्यक्तियों को मिलाएंगे और उसके लिए हम खतरा मोल लेंगे और उस समाज व्यवस्था से लड़ेंगे जो हमें रोकती है अभिव्यक्त करने से, हमारी भावनाएं, हमारे विचार रोकने से। मैं कहना चाहता हूं कि राजा निर्दयी है और मैं कह नहीं पाता। मैं कहना चाहता हूं कि राजा हमारा सगा नहीं है, मैं कह नहीं पाता।
मैं कहना चाहता हूं कि राजा सिर्फ अपने दोस्तों के बारे में सोचता है, मैं कह नहीं पाता। मैं कहता हूं कि राजा, ये जो तरह तरह के आडंबर अपने बारे में उसने फैला रखे हैं, ये सारे के सारे झूठ हैं। वो बहुत ही स्वार्थी है राजा, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो ये सब बातें मैं कहना चाहता हूं, पर मेरे ऊपर समाज का, राजनीति का और तमाम तरह का दबाव है। ये जो अभिव्यक्तियां हैं, अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, इससे ठीक पहले डिस्क्रिप्शन है, उससे आप उसको जोड़ सकते हैं। जी, एक दो सवाल और पूछूं? सिंधु जी, कब तक इसे खत्म करेंगे हम? एक दो सवाल पूछकर तो खत्म जी करेंगे। जरूर जरूर, क्योंकि लोगों कविता की संख्या मेरा ख्याल है घट रही है, लोग जा रहे हैं, लोगों के खाने पीने का समय है। जी, लास्ट में यदि सारे सवाल पूरे नहीं हुए हैं तो कभी दोबारा हम इस पर बातचीत कर सकते हैं। नहीं, लेकिन एक दो आज सवाल ही बाकी है। जी ठीक है। वो कविता के अंत में है, अनखोजी निज समृद्धि का वो परम उत्कर्ष, परम अभिव्यक्ति, मैं उसका शिष्य हूँ, वो मेरी गुरु है। उसका क्या आशय है? कहाँ है ये अंतिम हिस्सा? हाँ ठीक है। देखिए, ये आशय वही है जो पहले खंड में है। जो पंक्तियां मैंने भी पढ़ी थी पहले खंड से, वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। मैंने कहा कि ये सिर्फ भाषिक अभिव्यक्ति नहीं है, ये दुनिया के प्रत्येक मनुष्य को उसकी संपूर्णता में अभिव्यक्त हो। इसलिए वो मुक्तिबोध कहते हैं, पूर्ण अवस्था व निज संभावनाओं, निहित प्रभावों प्रतिभाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव। ये बात स्पष्ट होनी जरूरी है कि ये जो वह है, ये एक ऐसी समाज व्यवस्था कायम करना चाहता है, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था कायम करना चाहता है, यानी मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये एक समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को, वो गरीब है, अमीर है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसके पूर्ण अवस्था तक, संभावना, प्रभा और प्रतिभा की पूर्ण अवस्था तक जाने का अवसर मिलेगा। यानी कोई भी व्यक्ति के भीतर यदि कुछ है संभावना, तो वो किसी वजह से उसकी उपेक्षा नहीं होगी। दुनिया की अनंत औरतें रेशमा की तरह गा सकती हैं, पर वो नहीं गाती, हम उन्हें नहीं जानते। दुनिया की अनंत औरतें लता मंगेशकर हो सकती हैं, बेन जॉनसन हो सकते हैं लोग, नादिया हो सकते हैं लोग, पीटी उषा हो सकते हैं लोग, पर वो नहीं हो पाते। एक ऐसी समाज व्यवस्था कायम करना चाहता है वह, जिसका कि वो प्रतिनिधि है, जिसका कि वो वाहक है, जहां वो ऐसी व्यवस्था कायम होगी जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तित्व की पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेगा। पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं, निहित प्रभावों प्रतिभाओं की मेरे पूर्ण का आविर्भाव है। ये प्रकारांतर से समाजवादी व्यवस्था, कम्युनिज्म के बारे में बात की जा रही है, और ये अभी तक पाई नहीं गई है। देखिए, एक तरह का क्रिटिक है ये कि सोवियत संघ में आपने कई कम्युनिस्ट शासन बनाया, आपने चीन में बना दिया, आपने पोलैंड में बना दिया, उस जमाने में तो रोमानिया भी था और भी कुछ मुल्कों में था, लेकिन अभी वो पाई नहीं गई है वो अभिव्यक्ति। इसलिए वो कैसी है? अनपाई हुई है, जिसे मैंने नहीं पाया है और जिसे अभी ठीक से खोजा भी नहीं गया है। अभी समाजवाद को ही एक्सप्लोर नहीं किया गया है। रूस का समाजवाद, इसके भीतर एक क्रिटिसिज्म छिपा हुआ है। रूस का समाजवाद या चीन का समाजवाद या फिर आगे आने वाले दिनों में दूसरे तरह के जो समाजवादी आदर्श हमने देखे, उन्होंने मनुष्य को पूरा का पूरा अभी एक्सप्लोर नहीं किया। अपनी समाजवाद में खुद को, उसकी पूर्ण संभावनाओं को एक्सप्लोर नहीं किया, इसलिए वो भी अनखोजा है। सोवियत संघ में मार्क्सवादी व्यवस्था कायम होने के बावजूद भी अभी कम्युनिस्ट व्यवस्था अनखोजी है। उसी अर्थ में वह है परम अभिव्यक्ति, यानी कि समाजवादी व्यवस्था लाने वाले सर्वहारा वर्ग का सर की आवाज म्यूट हो गई है।
आपकी आवाज आती नहीं। तो म्यूट नहीं किया किस मैं भूल, हाँ, तो मैं कह रहा था कि वो इसलिए वो जो खोजी है, जिसे खोजा नहीं गया है, और निज समृद्धि, ये निज समृद्धि सिर्फ निजी नहीं है, ये आज की तिथि में 6.25 अरब लोगों की निज समृद्धि है, उसका परम उत्कर्ष है, उसकी परम अभिव्यक्ति है। वह कौन? एक व्यवस्था जो सबको ऐसा करने का अवसर देगी, जहां सबके लिए अवसर होगा। वो व्यवस्था लाएगा कौन? वह कौन? किसी सर्वहारा संगठन का नेता, प्रतिनिधि, जो एक सर्वहारा समाज बनाने के लिए और सर्वहाराओं का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं उसका शिष्य हूं। तो थोड़ा एक गजीन अर्थ है और श्रेष्ठ अर्थ है, वह मेरी गुरु है। मतलब मेरा गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, वो सपना है मेरा गुरु, जिसे मैं पाना चाहता हूं। वो व्यवस्था है जो सपने में मौजूद है, वो मेरी गुरु है। इस अर्थ में इन पंक्तियों को पढ़ा जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, आप फैंटेसी को थोड़ा समझा सकते हैं? वो फैंटेसी के बारे में वो जटिल लगता है, वो समय ज्यादा मत लीजिए, आप तो थक गए लगते हैं। कोई बात नहीं। देखिए, ये कविता संभव नहीं होती यदि इस कविता के लिए एक सच्चा फॉर्म, रूप, प्रविधि की खोज मुक्तिबोध ने नहीं की होती। मुक्तिबोध इस कविता में जो मूल रूप से कहना चाहते हैं, वो व्यवस्था का एक आतताई चेहरा, फासिस्ट चेहरा पेश करना चाहते हैं, जिसमें वो बताना चाहते हैं कि अलग अलग व्यवस्थाओं के शीर्ष पर बैठे हुए जो वर्ग हैं, जो लोग हैं, उनका एक गठजोड़ हो गया है, और इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए, इस गठजोड़ के विरुद्ध लड़ने के लिए एक आत्म प्रसार करने वाले लोगों की, व्यक्तित्वांतरण करने वाले लोगों की और जनता के बीच जा सकने वाले लोगों की आवश्यकता है। वही लोग जा सकेंगे, लड़ सकेंगे, जो इस मनुष्य विरोधी, जन विरोधी, गण विरोधी इस गठबंधन के विरुद्ध जनता के संगठन के सदस्य। इस प्रक्रिया में टॉल्स्टॉय मिलेंगे, तिलक मिलेंगे, गांधी मिलेंगे, वो पागल सरफिरा मिलेगा जो आत्मालोचन करने की तरफ प्रेरित करेगा। और इस तरह हम उस वह के निकट जाने की कोशिश करेंगे, और जब हम उस जन संगठन तक जाने की कोशिश करेंगे तो ये जो जन विरोधी व्यवस्था है, ये हमें कमजोर करने की, प्रताड़ित करने की, हमें खत्म करने की कोशिश करेगी। और इस तरह जनता और उस जन विरोधी गठबंधन यानी ताकतों के बीच एक द्वंद्व, एक तनाव और एक संघर्ष, सीधा संघर्ष होगा, जन संघर्ष होगा, वर्ग संघर्ष होगा। ये मुक्तिबोध कहना चाहते हैं। इसमें कई छोटे सवाल इस कविता में मिले हुए हैं, लेकिन इस बात को वो इतने व्यापक स्तर पर कैसे उठा सकते थे? इतने सारे पहलू, इतने सारे प्रसंग, इतने सारे स्तर इस कविता के भीतर आ गए हैं। ये तभी हो सकता था, तभी हो पाया, जब मुक्तिबोध ने इस फॉर्म का चयन किया जिसमें फैंटेसी की बहुत प्रमुख भूमिका है। फैंटेसी क्या है? फैंटेसी यथार्थ पर आधारित एक कल्प सृष्टि है, एक कल्पना लोक है। फैंटेसी जो हमेशा यथार्थ पर आधारित रहता है, जो वास्तविकता का ही एक तरह का आईना है, रूप है, लेकिन वो वास्तविकता का समानुपाती नहीं है। वास्तविकता को बेहतर बनाने वाली एक चीज उसके अंदर हो सकती है। इसलिए वहां टॉल्स्टॉय मिल जाते हैं। ये सामान्य, मेरे जीवन में टॉल्स्टॉय मुझे नहीं मिल सकते, मुझे तिलक नहीं मिल सकते। मेरे जीवन में तिलक की पाषाण मूर्ति से नीले लाल इलेक्ट्रॉन नहीं झड़ सकते, उनकी नासिका से खून नहीं बह सकता। ये वास्तविकता में नहीं हो सकता। मुझे गांधी नहीं मिल सकते, मुझे वो पागल सरफिरा नहीं मिल सकता।
मुझे वो व्यवस्था विरोधी विचित्र प्रोसेशन देखने को नहीं मिलता। ये सब इस तरीके से, इतने बेहतर तरीके से मुक्तिबोध कह पाए क्योंकि उन्होंने इस शिल्प का चुनाव किया जिसे फैंटेसी कहते हैं। इसलिए सामान्यतः हम देखते हैं कि फॉर्म और कंटेंट, वस्तु और रूप एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस पर बहुत बहस है और सामान्यतया ये माना जाता है कि वस्तु और रूप के बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध होता है। कभी कभी फॉर्म कंटेंट को निर्धारित करता है और कभी कभी कंटेंट फॉर्म को निर्धारित करता है, पर जो बात हम कहना चाहते हैं वही हमें फॉर्म देती है, यानी कंटेंट ही हमें फॉर्म प्रदान करता है। तो इसलिए फैंटेसी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है इस कविता के भीतर। चूंकि ये सवाल आखिर में आया है, इसलिए आप देखेंगे कि सारी घटनाएं जिनका मैंने वर्णन किया, वह से मुलाकात, लाल लाल मशाल अजीब सी खुलता है शिला द्वार भर से, रात का पंछी बोलता है वो चला गया, चला ही गया, वो नहीं लौटेगा, अब तू उसका शोध कर, खोज कर, विचित्र प्रोसेशन, टॉल्स्टॉय से मुलाकात, ये सारी घटनाएं फैंटेसी में घटित होती है। इसलिए फैंटेसी के बगैर इस कविता की कल्पना करना कठिन है। यदि फैंटेसी के बगैर इस कविता को लिखना होता तो आप नागार्जुन की तरह लिखते। 1964 के बाद की नागार्जुन की कविताएं और 1964 के पहले की नागार्जुन की कविताएं भी अंततः इस फैंटेसी के बगैर वही कह रही हैं। जब नागार्जुन कहते हैं शासन की बंदूक की चर्चा करते हैं, तो क्या ये वही शासन की बंदूक नहीं है जो कविता के अंदर ये जो विचित्र मार्शल लॉ है, सैनिक प्रशासन लगा है शहर में, ये तो वही है। पर वहां वो नागार्जुन फैंटेसी में वो बात नहीं कह रहे हैं, नागार्जुन दूसरे तरीके से बात कह रहे हैं। जब रघुवीर सहाय कहते हैं रामदास कविता में, अंत समय आ गया पास था, बतला उसको दिया गया था, उसकी हत्या होगी, मारो गोली दागो साले को एकदम। ये जो है जन विरोधी जो गठबंधन है, जो ताकतवर लोगों का, व्यवस्था का जो गठबंधन है, वो कहीं भी किसी को भी मार सकता है। रामदास कविता भी एक तरह की फैंटेसी है, याद रखना चाहिए। तो मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि मुक्तिबोध के अंधेरे में कविता के बाद की समूची हिंदी कविता, चंद्रकांत देवताले की कविताएं, धूमिल की कविताएं, लीलाधर जगूड़ी की कविताएं, रघुवीर सहाय की कविताएं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं, दुष्यंत कुमार की कविताएं, वेणुगोपाल की कविताएं, आलोक धनवा की कविताएं, राजेश जोशी, अरुण कमल कुमार, अंबुज, देवी प्रसाद मिश्र की, अनुज लुगुन की कविताएं, सारी की सारी कविताएं क्या करती हैं? इन सभी कवियों का मुख्य हिस्सा उस अंधेरे में को व्याख्यायित करता है, ज्यादा स्पष्ट करता है। जो अंधेरा, व्यवस्था जनित जो अंधेरा इस कविता के केंद्र में मौजूद है, अंधेरे में कविता की। इसलिए मैं कहता हूं कि अंधेरे में के बाद की समूची हिंदी कविता अंधेरे में की व्याख्या करती है, इस कविता के अंदर मौजूद अंधेरे की व्याख्या करती है, उसे स्पष्ट करती है, उसको विस्तार करती है, उसको घटनाओं के माध्यम से सिद्ध करती है और अंततः ये बताती है कि इस अंधेरे के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जानी जरूरी है। जब आप एकलव्य कविता पढ़ते हैं अनुज लुगुन की, या गुरिल्ले शिकारी का आत्मकथन पढ़ते हैं, या गुरिल्ले का आत्मकथन कविता पढ़ते हैं, या आप राजेश जोशी की बिल्कुल लेटेस्ट कविता अबू हसन पढ़ते हैं, या अरुण कमल की कविता प्रलय पढ़ते हैं, या कुमार अंबुज की कविता भी प्रकाशित हुई है शोक सभा, ये सारी कविताएं क्या हैं? ये सारी कविताएं उस अंधेरे की व्याख्या करती हैं जो अंधेरा व्यवस्था पैदा करती है। तो कई बार हम उसे, अबू हसन राजेश जोशी की कविता वो भी फैंटेसी में है, लेकिन बहुत सारी कविताएं हैं राजेश जोशी की जो फैंटेसी में नहीं है। तो वो ऐसे शिल्प में भी कविता यही बातें कही जा सकती हैं जो, लेकिन मुक्तिबोध के बाद बहुत लोगों ने फैंटेसी का चुनाव किया। कुआनो नदी सर्वेश्वर की मशहूर कविता है, कविता संग्रह है पूरा। भूखंड तप रहा है लीलाधर चंद्रकांत देवताले की एक लंबी कविता है। सबने फैंटेसी का उपयोग किया है और उस अंधेरे में को इंटरप्रेट करने की, व्याख्यायित करने की कोशिश की है। इसलिए फैंटेसी के बगैर आप इस कविता की कल्पना नहीं कर सकते।
आप सोच भी नहीं सकते कि कैसी होती है कविता। ये कविता है, इसमें जो कुछ भी कहा गया है वो फैंटेसी के साथ ही कहा गया है, फैंटेसी के माध्यम से नहीं, फैंटेसी में कहा गया है। यानी फैंटेसी नहीं होती तो इस तरह नहीं कहा जा सकता। फैंटेसी मीडियम नहीं है, फैंटेसी कंटेंट से अंतर्ग्रथित, अंदर से बंधी हुई कोई चीज है। जैसे गर्भ में बच्चा मां से नाभिनाल बद्ध होता है, वैसे ही कविता का जो कंटेंट है, कविता के ये जो फैंटेसी है, ये जो कविता है, वो उससे बंधी हुई है, नाभिनाल बद्ध है फैंटेसी से। यानी कंटेंट और फॉर्म एक दूसरे से कैसे बंधे हैं, जैसे मां और बच्चा बंधा होता है। अब थोड़ी देर के लिए आप मां कौन है इस बहस को छोड़ दीजिए, पर दोनों जैसे एक दूसरे से अंतर्ग्रथित हैं, उस तरह ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, इन्हें अलगा कर बांट कर देखा नहीं जा सकता और कल्पना नहीं की जा सकती कि कैसी होती यदि वो फैंटेसी का इस्तेमाल नहीं करती। मुक्तिबोध। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। हम तो अंधेरे में कविता पर बातचीत कर रही थी। अब हम सवाल खत्म करना चाहती हूँ। सवाल तो अभी बाकी हैं। बहुत सारे सवाल आए थे, कई विश्वविद्यालयों के शोध छात्रों के सवाल आए थे और प्राध्यापक बंधुओं के भी सवाल आए थे। मैं समझती हूँ कि कम समय में सभी सवालों का समाधान करने की कोशिश हुई है। आशीष जी इतना समय लेकर अपने सभी सवालों के जवाब दिए, सर आपके प्रति हमारा आभार व्यक्त करती हूँ। सभी प्रतिभागी मित्रों की तरफ से और दोनों कॉलेजों की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ। हम दोनों इसमें अकेले नहीं थे, हम 100 से ज्यादा प्रतिभागी मित्र जुट गए थे। सभी प्रतिभागी मित्रों के प्रति धन्यवाद अदा करती हूँ और सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से जो शोध छात्र आए थे, छात्राएं थी, उनके प्रति भी धन्यवाद अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।